बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूँ अर्मिला हसन और मेरा इलाका बिल्कुल साफ क्लियर और अर्मिला हसन के इलाके में मैं हूँ इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हमारे साथ मौजूद है। नए दिन का आगाज कर चुके हैं। कुछ अपनी एनर्जीज, पॉजिटिव एनर्जीज हमें देने के लिए, कुछ हमारी पॉजिटिव एनर्जीज अपने लिए लेने के लिए तैयार हैं। आपके लिए बेस्ट विशेष, अल्लाह करे आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। आई मीन अगर कुछ ऐसा हो जो नहीं होना चाहिए आपके ख्याल में और वो हो जाए तो परेशान नहीं होना, बिकॉज बाज़ औक़ात हम समझ रहे होते हैं ये ठीक नहीं हुआ, लेकिन असल में वही ठीक होता है जो हो रहा होता है। लेकिन हमारी जिंदगी में अक्सर वही होता है जो हम नहीं चाह रहे होते, लेकिन स्टिल वी होप फॉर द बेस्ट और अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए किसी भी सिचुएशन में। ये हम कहते तो हैं लेकिन इस पर इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन स्टिल ट्राई तो की जा सकती है। तो लिहाजा जनाब उम्मीद करते हैं दिन का आगाज अच्छा हुआ होगा। कुछ अच्छी खबरें भी हैं, कुछ बुरी खबरें भी हैं। कुछ लोग अच्छी खबरों को बुरी समझ सकते हैं, बुरी खबरों को अच्छा समझ सकते हैं। ये आपके, क्योंकि हर अच्छी खबर किसी के लिए बुरी होती है और हर बुरी खबर किसी के लिए अच्छी होती है। ये खबर की नेचर होती है, हमारे उस्ताद कहते थे हमें। खैर, इससे पहले कि आगे बढ़े, एक बड़ी जरूरी बात मैंने बतानी है छोटे बच्चों के हवाले से। अभी पेपर में भी मैं अमला पढ़ रहा था कि बहुत सारे बच्चों में जो नमूनिया की शिकायतें छोटे बच्चों में बहुत बढ़ रही हैं। बच्चों को ठंड लग जाती है, फिर माँ बाप क्या करते हैं, उनको घरेलू टोटकों पे उनका इलाज करते हैं। वैसे बाहर जाना महंगा भी है, इलाज महंगे भी हैं, मेडिसिन वगैरह, तो वो फिर ज़्यादा सीरियस हो जाता है। एक तो ये कि बच्चों को इस ठंड में कवर किए, छोटे बच्चों को खास तौर पे, और टाइमली डॉक्टर के पास लेकर जाइए ताकि उसका मर्ज जो है वो बिगड़े ना। ये बहुत जरूरी बात है। और टोटके अगर आपको लगता है कि ऐसे हैं जो हेल्दी हैं, सेल्फ मेडिकेशन से अवॉइड करें। टोटके अक्सर घरों में काम भी आ जाते हैं, ये मैंने खुद भी विटनेस किया, बट स्टिल आप डॉक्टर से कंसल्ट करना छोटे बच्चों के मामले में ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट ही बता सकता है कि बच्चे को मसला क्या और वो क्यों इतना। वैसे हमारे बच्चे इतने वल्नरेबल हो गए आजकल, मतलब पहले थोड़े तगड़े होते थे। खैर, हमारी टीम भी थोड़ी ज्यादा वल्नरेबल हो गई है। न्यूजीलैंड के खिलाफ खेलने जा रही है। इंग्लैंड से हारने के बाद बहुत ज्यादा हाई मोराल की जरूरत है। बहुत ज्यादा अपनी जो कारकर्दगी है उसके ऊपर उसको एक थॉट देने की जरूरत है और उसके ऊपर बहुत ज्यादा हद तक काम करने की जरूरत है। जिस तरह पाकिस्तान की टीम की सूरत हाल है, खैर आपको बताएं, पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। मिशन न्यूजीलैंड है, लेकिन ये जंग पाकिस्तान में ही होगी। क्रिकेटिंग जंग की हम बात कर रहे हैं। 16 रुकनी टीम का ऐलान कर दिया गया है। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के स्क्वाड में से मोहम्मद अली को ड्रॉप कर दिया गया है। वैसे ये हैं कौन, मैं नहीं जानता, खेले थे ये। जबकि अजहर अली रिटायरमेंट ले चुके हैं, हमें मालूम है। फ़हीम अशरफ को पाकिस्तान कब खेलने की हिदायत की गई है कि तुसी उधर जाओ। हारिस रऊफ इंजरी के बायस टीम का हिस्सा नहीं है। नसीम शाह मुकम्मल फिट हो चुके हैं और हमें एक्शन में दिखाई देंगे। फाइनली दूसरी जाने बाबर आजम कप्तान और रिजवान को नायब कप्तान रखा गया है, जबकि दीगर प्लेयर्स के अंदर अब्दुल्ला शफीक है, अबरार अहमद, द मैजिकल अबरार अहमद, इमामुल हक, मोहम्मद नवाज, वसीम जूनियर, नोमान अली, सरफराज अहमद, सलमान अली, आगा सऊद, शकील, शान मसूद और जाहिद महमूद शामिल हैं जी। और पाकिस्तान न्यूजीलैंड के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज का पहला मैच 30 दिसंबर तक कराची में और 26 और 30 में शेड्यूल है। दूसरा मैच 3 जनवरी से 7 जनवरी तक जो है वे शेड्यूल किया गया, मुल्तान के अंदर खेला जाएगा। चलिए जनाब, दूसरी जाने पीसीबी और नजम सेठी के हवाले से एक अच्छी खबर है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने नजम सेठी को पीसीबी का नया चेयरमैन नामजद कर दिया है। चौथी बार नजम सेठी क्रिकेट के इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठेंगे और साबिक कप्तान रमीज राजा 3 साल मुद्दत पूरी ना कर सके। 1 साल 3 माह बाद छुट्टी कर दी गई। अब हमें क्या गद्दाफी के ऊपर चिड़ियां उड़ती नजर आएंगी? ये तो चिड़िया है ना इनके पास, तो इनकी चिड़िया है। आपको ओहो, सुबह सुबह कैसी बातें कर रहे हैं आप भाई। अच्छा ये 14 रुकनी मैनेजमेंट है जो नजम सेठी की सरबराही में काम करेगी, और तो ओवरऑल मैनेजमेंट। मैं पर्सनली नजम सेठी साहब को एज चेयरमैन बहुत उनका मैं फैन हूं। उन्होंने अच्छा काम किया, इसमें कोई शक नहीं है। पार्टी बाजी से हट के, पार्टी एफिलिएशन तो सबकी होती है, रमीज राजा साहब की, खान साहब के साथ ही, इनकी शहबाज साहब के साथ है, ये तो चलता है, लेकिन काम इन्होंने भी अच्छा किया था। पीएसएल इन्होंने शुरू की थी और हम उम्मीद करते हैं कि पीएसएल 8 में नजम साहब अब आपका रंग नजर आए कि आप वापस आए हैं। सो लेट्स सी, विश यू ऑल द बेस्ट। इमरान, ये भी थोड़ा मेंशन कर दें कि 2014 का जो पीसीबी का आइन था उसको भी दोबारा से बहाल कर दिया गया है। 2019 वाले को खत्म कर दिया गया है। सो हमने सोचा कि आपको बता दिया जाए कि जो लोग नजम सेठी साहब को पसंद करते हैं उनके लिए अच्छी खबर है कि वो नए जुगनू साहिब कर दिए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं जी। फुटबॉल वर्ल्ड कप की बात कर लेते हैं। दिस इज द लास्ट स्टोरी फॉर द टाइम बीइंग, देन आगे बढ़ेंगे हम फॉर्मेट की जानिब। वर्ल्ड कप फुटबॉल में आपको मालूम है मोरक्को ने दुनिया को हैरान किया, पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, सेमीफाइनल्स तक गए। उनकी वतन वापसी हुई है और इस टीम का तारीखी इस्तकबाल किया गया है। भाई, जो खेल तारीखी था,
तो इस्तकबाल तो तारीखी बनता था। खिलाड़ियों का जो जहाज़ है उसको पानी के टैंकर से सलामी दी गई, एक अंदाज होता है और आप देख भी सकते हैं इसके मनाजिर। कतर में जो फुटबॉल वर्ल्ड कप हुआ इसमें आपको मालूम है मराकेश ने बेहतरीन दुनिया की टीम जिसमें बेल्जियम है, जिसमें स्पेन है, जिसमें पुर्तगाल है रोनाल्डो की, उनको हराया और इस टीम ने दुनिया फुटबॉल में अपना लोहा मनवाया और उसके बाद ये वतन वापस पहुंची है। इस तारीख रकम करने वाली जो मोरक्कन टीम है इसको इस्तकबाल जिस तरीके से किया गया, आई मीन हिस्ट्री में ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है, ऐसा नहीं होता है। शायकीन की एक बड़ी तादाद अपनी हीरोज की एक झलक देखने के लिए, उनका भरपूर खैर मकदम करने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंची। फुटबॉल खिलाड़ियों को जहाज को पानी के टैंकर से सलामी दी गई और दारुल हुकूमत रबात में अवाम का समंदर उमड़ आया। लाखों शायकीन ने अपने हीरोज को खिराज तहसीन पेश किया और साथ साथ सबसे इंटरेस्टिंग बात थी कि बादशाह ने जो इस्तकबालिया तकरीब दी थी उसमें ये तमाम प्लेयर्स अपनी मदर्स के साथ शरीक हुए और हमारे एक कॉलीग का बड़ा मासूमाना सवाल था कि इनकी बेगमात कहाँ थी। इनकी अम्मा आई होंगी, आई कुडंट वॉच लाइव, जब से वो फीफा खत्म हुआ ना मैंने वो स्पोर्ट्स चैनल ही देखना छोड़ दिया, लेकिन आई होंगी। खैर बहुत जबरदस्त हो गया जी, हमें बहुत खुशी है। चौथे नंबर पे आई है 32 टीमों में से मोरक्कन टीम, सो दैट्स ब्रिलियंट। बड़ी खबर देखते हैं और आज देखते हैं कि में पंजाब में क्या हो रहा है। शिद्दत बढ़ चुकी है और आज वाकई से हम तो टिपिकली कहते हैं ना कि सियासी दर्जे हरारत में इजाफा हो गया, अब वाकई इजाफा हो गया और पिछले जो 24 आवर्स थे, पिछले जो 24 घंटे थे वो वाकई ऐसे थे कि एक गेम ऑफ नर्व्स चल रही है इस वक्त। तख्ते लाहौर पर कौन कब्जा करेगा, ये तख्ते लाहौर जिसको आप देख रहे हैं इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर। इस वक्त सवालात की भरमार है, आईनी सवालात भी हैं, कानूनी भी हैं। क्या वज़ीर आला जो मौजूदा वज़ीर आला हैं उनकी चीफ मिनिस्टरशिप बरकरार रहेगी या कल असेंबली टूटेगी, यानी कि 23 को जो कि इमरान खान ने कहा है अगर उनके खिलाफ अदम एतमाद आ गई है तो असेंबली वो तोड़ नहीं सकते। दिस इज व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन सेज। दूसरी जानिब स्पीकर पंजाब असेंबली ने यह कहा कि जो इनकी जो रूलिंग है, स्पीकर पंजाब असेंबली की जो रूलिंग है, गवर्नर ने कहा कि ये गैर आईनी है चूंकि उन्होंने एतमाद का वोट लेने का कहा है और अब इनको अपनी बर्तरी साबित करनी है। और कल जो फिर नून लीग के मुख्तलिफ रहनुमा है वो स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, उसके मुताबिक अगर आपके पास बर्तरी है तो साबित कर दें, आप बंदे ले आए, अगर आपने साबित नहीं की इसका मतलब है बंदे नहीं है। तो दूसरी जानिब जिस तरह से हमने कहा कि सवालात की भरमार है, क्या मुस्तकबिल होगा खैबर पख्तूनख्वा असेंबली का? वफाकी हुकूमत पंजाब में गवर्नर राज लगाने जा रही है। क्या गवर्नर पंजाब का वजीर आला को एतमाद का वोट लेने और तलब करदा इजलास गैर आईनी है? और क्या स्पीकर पंजाब असेंबली की इजलास बुलाने से मुतालिक रूलिंग गैर कानूनी है? क्या सियासी मामलात एक बार फिर अदालतों में हल होंगे? बड़े सूबे में जारी सियासी और आईनी बहरान का जिम्मेदार कौन होगा? इस बहरान से किसको फायदा होगा? इस सारी सूरत हाल और इसके अलावा जो नई सिचुएशन क्रिएट हो रही है कयास की, कुछ माहिरीन कहते हैं कि जी गवर्नर के अहकामात आइन के आर्टिकल 54 की शिक 3 और आर्टिकल 127 के मुताबिक नहीं है और आइन के मुताबिक मौजूदा जो इजलास है उसको खत्म होने तक कोई नया इजलास नहीं बुलाया जा सकता। दूसरी जानिब मियां मंजूर अहमद भट्टू मुकाबला फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान केस का हवाला भी दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि वजीर आला पंजाब को जो एतमाद का वोट लेने के लिए 10 दिन का वक्त देना जरूरी है। ठीक है, और इस पे जो मिसालें नून लीग ये कह रही है कि मिसालें ठीक नहीं है। खैर दोनों तरफ से बयानात का सिलसिला जारी है। हमारे साथ जाहिद हुसैन साहब मौजूद हैं, सीनियर तजियाकार हैं, उधर सारी सूरत हाल पे पॉलिटिकल एंगल और उसके साथ हारून भी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे हैं और वो हमें ऑन ग्राउंड सिचुएशन क्या है इन दोनों हवालों से हम इस वक्त अपडेट ले लेते हैं। जाहिद हुसैन साहब आपकी इजाजत से मैं जरा हारून से पहले जानना चाहूंगा कि ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, उनके पास क्या खबर है, चूंकि रात बड़ी इंपॉर्टेंट थी, इट वाज सच अ लॉन्ग नाइट। हारून मैं तो रात 1-1:30 बजे तक फॉलो करता रहा और मुझे था कि शायद कोई नोटिफिकेशन आ जाए और रेंजर्स की तैनाती की भी खबरें थी, लेकिन आप चूंकि मौजूद हैं इस वक्त ऑन फील्ड, क्या अपडेट्स हैं आपके पास ताज़ा तरीन इस सूरत हाल को लेकर? जी बिल्कुल इस तरह है कि लाहौर में जो सूरत हाल है वो यकसर मुख्तलिफ हो चुकी हुई है कि जो सर्दी का दर्जा हरारत है वो इंतहाई कम है, जबकि सियासी दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा हम देखने को मिल रहा है। कल का जो सारा दिन था वो सुबह से लेकर गुज़िश्ता रात गए तक जो है बहुत गर्म रहा। इस हवाले से पंजाब के अंदर खासी इंतजामी तब्दीलियाँ सबसे पहले की गई हैं। कल अब्दुल्ला संबल को कमिश्नर लाहौर मुकम्मल तौर पर तैनात कर दिया गया। इस तरह रात गए जो है आमिर जुल्फकार खान को जो है IG पंजाब तैनात किया गया। ये दो बड़ी अहम तब्दीलियाँ थी, जिसके बाद जो है और साथ ही इसमें रेंजर्स को भी मरासला जारी किया गया कि पंजाब में जो है रेंजर्स अपनी सिक्योरिटी संभाले और खासतौर पर गवर्नर हाउस के बाहर उसको तैनात कर दिया गया। अब इस तमाम सूरत हाल के बाद जो है एक तरह थ्रेट कह ले या धमकी कह ले कि वफाकी हुकूमत भरपूर तरीके से इस तमाम सिचुएशन को हैंडल करना जानती है और वो चाह रही है कि इसको हैंडल किया जाए। दूसरी जानब तहरीक इंसाफ ने भी अपनी तैयारियां मुकम्मल की। उन्होंने आज यहाँ पर कॉल दी है कि एहतजाज किया जाएगा। अगर अब हम आईनी तरफ आए तो वज़ीर आला पंजाब का जो मार्का चलने जा रहा है वो अजीबोगरीब सूरत हाल इख्तियार कर रहा, लगता है ऐसे कि अदालतों के अंदर ही ये जाएगा और वहीं पर ही जाके कुछ हल निकलता नजर आएगा। गुज़िश्ता रात को
को जो है 3 सफ़ात पर मुश्तमिल गवर्नर पंजाब ने एक अपना ऑर्डर जारी किया, जिसमें उन्होंने बताया कि स्पीकर ने जो रूलिंग दी है वो बिल्कुल आइन के खिलाफ और वो किसी भी तरह जो है वो काबिल कबूल नहीं है, वो आइन के पासदार है और स्पीकर ने रूलिंग आइन के खिलाफ दी है। अब इस तमाम सूरत हाल के बाद जो है पीटीआई की भी आज जो कोर कमेटी है और जो लीगल टीम है वो तमाम नुकात का जायजा ले रही है और इसी तरह आज दोबारा नून लीग की भी हिकमत अमली है कि वो तमाम मामला को आइनी तौर पर देखेंगे कि अब अदालत जाना है या नहीं, क्योंकि रात गए तक जो है नोटिफिकेशन डी नोटिफाई करने का जारी गवर्नर पंजाब की एक बड़ा आम इसमें नुक्ता है, वो भी हमें बताते चाहिए कि रात को चूंकि रेंजर्स की तैनाती की खबरें थी, तो क्या ये जो रेंजर्स तैनात की गई है पैरामिलिट्री फोर्स, इसका मकसद सिर्फ उस एहतजाज से बचना है जो कि गवर्नर हाउस के सामने होना है, या गवर्नर राज भी अगर इम्पोज किया जाता है तो पीटीआई की 12 लाख स्ट्रीट स्ट्रेंथ है, उसको केटर करने के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है? फोर्स कितनी है, क्या लग रहा है आपको, माहौल क्या है इस वक्त? जी बिल्कुल, इस हवाले से जो है अभी जो मैं मेन गेट के ऊपर बाल रोड वाली साइड पर खड़ा हूं तो यहाँ पर हमें रेंजर्स के एहलकार दिखाई नहीं दे रहे। मुमकिन तौर पर जो बैक साइड है शिमला पहाड़ी वाली तो वहां पर रेंजर्स को तैनात किया गया, लेकिन रेंजर्स को तैनात करने का मरासला जो गुज़िश्ता रात जारी कर दिया गया था, यहाँ अभी रेंजर्स के एहलकार नहीं है और ये तमाम मुमकिन सूरत हाल है कि अगर गवर्नर हाउस राइज किया जाता है तो यहाँ पर एहतजाज भी किया जाएगा और उस एहतजाज से को निपटने के लिए रेंजर्स को तैनात किया गया। ठीक है, मोहम्मद हारून आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। जाहिद हुसैन साहब भी हमारे साथ मौजूद है। जाहिद साहब, अभी मोहम्मद हारून ने ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन है हमें बड़े बेहतरीन अंदाज में बता दी और आईनी सूरत हाल भी आपके सामने है। आप ये जो असेंबली तहलील करने का मामला है काफी अरसे से जारी है और इसकी वजह से जो हम सियासी कयास देख रहे हैं पंजाब के अंदर, ये आप किस तरह से बदलता हुआ देख रहे हैं? जो सियासी मंजरनामा है उसमें फायदा किसको होगा, पीडीएम को या तहरीक इंसाफ को? इसमें कोई फायदा होने नहीं जा रहा है, इससे सियासी तौर पे जो क्राइसिस मौजूद ज्यादा गहरा होता जाएगा और ये जो है एक्सपेक्टेड था। और कि जब इमरान खान साहब ने ऐलान किया था कि वो 23 दिसंबर को असेंबली खत्म कर देंगे पंजाब की, तो उसी वक्त अंदाजा हो गया था कि ये एक बहुत बड़ा जो क्राइसिस जो है वो बिल्डअप हो रहा है। अब यही है कि जो है इसको मरकजी हुकूमत या पीडीएम ने जो है उसको ब्लॉक करने के लिए अपनी तरफ से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव किया है। गवर्नर साहब ने भी कॉन्फिडेंस का वोट हासिल करने के लिए उनसे कहा है। तो ये जो है वो अब मुझे लगता है कि ये सारी चीजें जो हैं वो कोर्ट में जाके हल होंगी और उसमें भी एक लंबा अरसा लगेगा। असल मकसद जो पीडीएम का इस सारी चीजों में था वो ये था कि किसी तरह से रिजोल्यूशन को रोका जा सके और इसमें एक तनाज़ा मौजूद है कि जो गवर्नर साहब ने बुलाया, समन किया है असेंबली को, क्योंकि असेंबली तो ऑलरेडी सेशन में है, तो क्या गवर्नर साहब दोबारा उसको बुला सकते हैं? ये एक जो है इस वक्त जो इस पे बहस जारी है। लेकिन ये उसमें असल मतलब ये था कि गवर्नर की तरफ से जब ये बात हुई थी कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले, तो उसमें साफ जाहिर था क्योंकि ओनस जो होता है फिर वो हुकूमत पे आता है कि वो अपनी अच्छा जाहिद साहब, इसमें एक और बड़ा अहम नुक्ता है, वो ये है कि कल चूंकि बल्कि इससे चूंकि परवेज इलाही ये कह चुके थे, अपने ख्यालात का इजहार कर चुके थे कि मैं ज़ाती तौर पे और असेंबली के 99% लोग जो हैं वो असेंबली तोड़ने के हक में नहीं है, ये तो वो इजहार कर चुके थे। उसके बाद अब ये जो सूरत हाल पैदा हुई है, इसमें दो ही बातें हो सकती है। अगर गवर्नर राज लगता है तो 2 माह के लिए हो सकता है और 6 महीने तक एक्सटेंड हो सकता है, और अगर गवर्नर चाहें तो जब तक नया वज़ीर आला नहीं आता मौजूदा वज़ीर आला को काम करने का कह सकते हैं कि वो उस वक्त तक काम करते रहें। तो आपको कहीं कुछ सेटलमेंट नजर आती है बैकडोर, क्योंकि मुलाकातें भी होती रही हैं शुजात साहब की, जरदारी साहब की, तो ऐसा भी कोई माहौल हो सकता है कि बज़ाहिर पीटीआई के साथ रहे काफ लीग और पीछे कोई बैकडोर सेटलमेंट भी हो आपस में? पाकिस्तानी सियासत में किसी चीज को रद्द नहीं किया जा सकता है, और खास तौर पे जहाँ पे परवेज इलाही साहब मौजूद हो तो आखिरी वक्त तक ये नहीं कहा जा सकता है कि कोई ना कोई इस किस्म का कंप्रोमाइज हो जाता है, क्योंकि पहले भी हमने देखा था कि एक वक्त आई है कि पीडीएम के साथ इनकी बातचीत मुकम्मल हो गई थी और उसके चंद घंटों बाद पीटीआई की तरफ चले गए थे। और जहां तक इससे ताल्लुक है, परवेज इलाही साहब तो पब्लिकली कह चुके हैं कि वो इससे इत्तेफाक नहीं करते हैं रेजोल्यूशन से, लेकिन अब देखना ये है कि क्या ये इन तमाम चीजों को देखते हुए कि अब फिर से कोई पलटा खाएंगे। लेकिन एन मुमकिन है कि इस पे कोई, आपने जैसे सही बात की कि कोई बैकडोर या बैक चैनल के जरिए जो है कोई ना कोई इस किस्म का रास्ता ढूंढा जा सकता है, लेकिन उसमें फिर यही होगा कि जो कोalition है पीटीआई के साथ वो खत्म हो जाएगी साहब की। तो इस वक्त जो है मुझे लगता है ये है कि सारा मामला जो है जाके कोर्ट में ही होगा, क्योंकि पीटीआई की तरफ से मौक़िफ़ ये किया जा रहा है कि गवर्नर का जो भी रूलिंग अभी दी है उन्होंने वो गैर नहीं है।
तो अब ये देखना ये है कि कल या परसों तक क्या इसका होता है, क्योंकि कल जुमा है और जुमे के दिन जो है इनको वोट ऑफ उसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है मूव होगी, लेकिन उसमें भी वक्त लगता है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मतलब ये नहीं होता है कि जुमे के दिन ही राय शुमारी हो जाएगी। इसको टेबल किया जाता है और देखना यह है कि क्या जुमे के दिन इजलास होता है, और मुझे तो लगता है कि इजलास अगर होता भी है तो उसमें जो है हंगामा होने की ज्यादा चांसेस है। मुझे नहीं लगता कोई बाज़ाब्ता तौर पे इजलास हो सकेगा। बाज़ाब्ता इजलास तो नहीं हो सकेगा जाहिद साहब, जिस तरह से आप खुद भी मेंशन कर रहे हैं। दूसरी जानिब फवाद चौधरी साहब और दीगर पीटीआई रहन की मुख्तलिफ स्टेटमेंट्स आ रही हैं, बार बार कह रहे हैं जी, एक बार फिर उन्होंने कहा है कि पीटीआई की खवातीन को 5-5 करोड़ की ऑफर दी गई है, हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जामात लगा रहे हैं। आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी पे वो कह रहे हैं जी पंजाब में दाव में दाखिले पे पाबंदी आयद की जाए। आपको लगता है जो हॉर्स ट्रेडिंग का मामला है, एक बार फिर तहरीक इंसाफ इस पे जो शोर मचा रही है वो ठीक मचा रही है? देखिए, इस किस्म के इल्जाम तो हमेशा लगते हैं और हॉर्स ट्रेडिंग होती रही है पाकिस्तान में, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त मुझे नहीं लगता है कि 5 करोड़ रुपए जो है ऑफर किए दिए होंगे। देखिए, अब जो पिछली दफा जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसके बाद से आपको लिए फ्लोर क्रॉसिंग बहुत ही मुश्किल हो गई है, क्योंकि न सिर्फ इनके वोट नहीं गिने जाएंगे बल्कि इनको डिस्क्वालीफाई भी किया जाएगा। तो ये ठीक है कि एक वक्त में ये कहा जाता था कि ख्वातीन मेंबर जो है उनकी कोई कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, अगला इलेक्शन नहीं शायद लड़ना, उनको जो है टिकट भी शायद न मिले। लेकिन ये नहीं होता है कि जो है आप 5 करोड़ रुपए में उनको खरीद लें और फिर वो जो है अपनी पूरी सियासत को खत्म कर दें। ये कभी हो जाता है। ठीक है जाहिद साहब, इसमें टाइमलाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। बैक टू द ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस ही इसको पता नहीं कहा जा सकता है या नहीं, लेकिन इसमें जो टाइमलाइन है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, चूंकि 12 करोड़ का सूबा है। और इस वक्त जो आज आपने भी शायद पढ़ी होगी खबर, स्टेट बैंक ने जो आदाद-ओ-शुमार जारी किए हैं, इसमें इन्फ्लेशन इज ऑन 20%, 20% पे इस वक्त अफरात ज़र पहुंच चुकी है और पाकिस्तान के हालात मुआशी तौर पे बिल्कुल ठीक नहीं है। तो ओबियसली सबसे बड़े सूबे की का जो गवर्न होना है प्रॉपरली, या पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। टाइमलाइन कितना इंपॉर्टेंट होगा इफ दिस केस गोज टू द कोर्ट, और आपको लगता है कि कोर्ट के लिए एक टफ डिसीजन होगा इस सारे मामले को लेकर चलना, या सिचुएशन इतनी मुश्किल नहीं है और जल्दी ही क्लियर हो जाएगा मसला? ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि इस वक्त जो सियासी जो एक क्राइसिस मौजूद है, बहरान मौजूद है, उसमें ये देखा जाए कि लोग भूल गए हैं कि सबसे बड़ा मसला इस वक्त पाकिस्तान में माशी मसला है। और उसकी तरफ देख रहे हैं कि न सिर्फ ये है कि आपके इन्फ्लेशन बढ़ रही है, वो तो एक इंडिकेटर है, लेकिन असल जो खतरा यहाँ पे नजर आ रहा है कि क्या पाकिस्तान अपनी जो रीपेमेंट है लोन्स पे वो पूरा कर सकेगा, कमिटमेंट ये नहीं कर सकेगा। और पहली दफा जो है, ये नहीं है कि पाकिस्तान में पहले डिफॉल्ट का खतरा नहीं रहा था, लेकिन जिस खतरनाक स्टेज पे पहुंची वो मेरे ख्याल पहले मौजूद नहीं थी। तो अगर ये सब कुछ होता है तो फिर सियासी तौर पे और ज्यादा जो है ये बुरान भी बढ़ेगा। और अभी देखना ये है कि मुझे नहीं लगता है कि ये कोई 1-2 दिन में ये हल होने जा रहा है पंजाब का मसला। इवन कोर्ट में भी अगर जाता है तो उसमें कम से कम हफ्तों तो लग सकता है। पहले तो ये देखना है ये कि जुमे को होता क्या है उसमें, और जुमे के बाद जो है अगर कोर्ट में जाता भी है कोई फरीक तो उसमें फिर ये है कि उसमें पहले जो है जैसे साहब रात को राना सनाउल्लाह साहब ने ये कहा कि अगर गवर्नर विफाकी हुकूमत से कह दे और जो कौमी असम्बली है और सेनेट है वो एक करारदाद पेश कर दे तो गवर्नर राज नाफिज हो सकता है। और अगर गवर्नर राज नाफिज हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशनली, तो ओबियसली उसको फोर्स किया जाता है। वैसे तो आइन के मुताबिक किसी हंगामी सूरत हाल, इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर ये बात की जा सकती है। लेकिन अगर कानूनी तकाजे हुकूमत पूरे कर लेती है, चूंकि बहरहाल सेनेट के अंदर और नेशनल असम्बली के अंदर नंबर्स मैनेज करना मसला नहीं है, पंजाब असम्बली के अंदर बहरहाल है, चूंकि ये भी गवर्नर राज के लिए चिक मौजूद है। तो आपके ख्याल में यूज ऑफ फोर्स विल वर्क? चूंकि कल भी कुछ धमकी आमेज चीजें राना सनाउल्लाह की तरफ से भी आई, इसका जवाब मुनस इलाही ने भी दिया, जो इनफैक्ट एक डिफेक्टो सीएम भी कहा जा सकता है उनको। तो आपको लगता है कि यूज ऑफ फोर्स की जानिब भी बात जा सकती है इस मामले में? देखिए, गवर्नर रूल की तो बात आम है और लग भी सकता है, लेकिन ये कि उसमें भी जो है वो अदालती में बात जाएगी कि पहले हुकूमत को ये साबित करना पड़ेगा कि कानूनी तौर पे ये जायज कदम है। क्योंकि इससे पहले भी देखा था 2011 में गवर्नर राज नाफिज किया गया था पंजाब में, लेकिन उसके बाद जो है उसको अदालत से खत्म कर दिया गया था। और उसमें आपने बात सही की है कि जो गवर्नर रूल के लगाने के लिए शराइत है, क्या ये इस वक्त मौजूद है, क्योंकि क्या हंगामी सूरत हाल मौजूद है।
देखिए इसमें हुकूमत के लिए बहुत बड़ा वो भी है, चैलेंज भी है कि जो है गवर्नमेंट रूल लगाती भी है तो उसको इम्पोज करना काफी मुश्किल होगा। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात ये है कि यहाँ ताकत का इस्तेमाल है वो कभी भी काम नहीं कर आता है, और मेरा ख्याल अगर मरकजी हुकूमत ताकत का इस्तेमाल करती है तो उसके असर ज्यादा खराब होंगे अगर ताकत का इस्तेमाल किया जाता है। हारून भी चूंकि हमारे साथ मौजूद हैं, हारून एट द एंड कुछ इस हवाले से भी बताइएगा कि वहाँ पर जो सिक्योरिटी है ये ओवरऑल, जैसे आपने कहा कि आज तहरीक इंसाफ भी एहतजाज करने जा रही है, उन्होंने कॉल दी है, तो अगर खुदा न खास्ता कुछ ऐसी सूरत हाल होती है तो काउंटर के लिए जो सिक्योरिटी है या दीगर मामलात हैं वो किस तरह से है? जी बिल्कुल, मैंने जिससे पहले बताया कि कल इंतजामी तब्दीलियां जो हैं वो पंजाब के अंदर की गई और खासतौर पर लाहौर के हवाले से बड़ी अहम तब्दीली ये मतवक्को की जा रही, क्योंकि सबसे पहले जो है कमिश्नर जो है वो तैनात किए गए। इसके बाद जो चीफ सेक्रेटरी जो है वो तैनात लाहौर के अंदर किए गए हैं ताकि जो है मामला जो इंतजामी मामला है वो देख सके। इसके बाद रात गए IG पंजाब को जो है वो उनका नोटिफिकेशन जारी किया गया। आमिर जुल्फकार पहले भी लाहौर में रह चुके हैं और ये देखा जाता है कि वो शहबाज शरीफ दौर के अंदर CCP लाहौर भी रह चुके हुए हैं। तो अब सूरत हाल यह है कि वफाकी हुकूमत ने अपने जो अहम बंदे हैं अहम पोस्टों के ऊपर वो तैनात करने शुरू कर दिए कि अगर कोई ऐसी सूरत हाल बनती है तो फौरी तौर पर वो बेहतर तरीके से इनको देख सके और संभाल भी सके। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है 2 हफ्तों के लिए सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री के अंदर जो है मुकदमात की समाअत भी कर रहे हैं, और मुमकिन तौर पर अगर यहाँ पर कोई भी जमात अदालत में जाती है तो ये समाअत यहाँ लाहौर के अंदर ही हो सकती है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के अंदर भी इस वक्त मुकदमात की समाअत जारी है। अब देखना है कि कौन सी पार्टी किस तरफ जाती है। मुस्लिम लीग नून सुप्रीम कोर्ट जाती है या मुस्लिम लीग नून लाहौर हाई कोर्ट का रुख करती थी। तो तहरीक इंसाफ की अगर गवर्नर राज लगता है तो तहरीक इंसाफ किस तरफ जाएगी, सुप्रीम कोर्ट जाकर उसको चैलेंज करती है। क्योंकि एक चीज मैं आपको यहाँ क्लियर करता चलूं कि सबसे अहम बात यह थी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था कि कोई भी जो उम्मीदवार है जो अरकान रुकन असेंबली है वो अपना वोट जो वो नहीं दे सकता। अब अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ जाता है तो यहाँ एक अहम नुकता होगा कि कोई भी शख्स जो है जो अरकान असेंबली में से वो एब्सेंट हो सकता है। इस सूरत हाल में तमाम नक्शा यकसर तब्दील भी हो सकता है। ये जरूरी। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें डिटेल से आगाह किया। हम नाजरीन को बताते रहेंगे आने वाले मजीद बुलेटिन के अंदर भी। विद दैट जाहिद हुसैन साहब, थैंक यू वेरी मच। इस टाइम आपका एनालिसिस भी हम तक पहुंचा और आपने हमें बताया कि आप क्या सोचते हैं सारी सूरत हाल को लेकर। थैंक यू वेरी मच टू बोथ ऑफ यू। आगे बढ़ते हुए एक तो हमने ब्रेक लेनी है, लेकिन उससे पहले शायद ये पहली दफ़ा है कि आइन की इतनी ज़्यादा मामलात के ऊपर तशरीहात और कोर्ट में जा रही है, यानी कि जो सुप्रीम इदारा है वो पार्लियामेंट है और उसको बार बार कंसल्ट करना पड़ रहा है कोर्ट से। काश कोई पॉलिटिकल अफाम तफहीम होती, कोई आपस में बैठ के नेगोशिएशंस होती, सब सीनियर पॉलिटिशियंस इसको सॉर्ट आउट करते। लेकिन इस वक्त जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो 12 करोड़ पंजाब के अवाम की है जिनका मुस्तकबिल दाव पे है, और सियासी जमात, किसी सियासी जमात को इसकी परवाह नहीं है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद वापस आ चुके हैं और अब आपको बताएंगे आज पाकिस्तान में मुलाजमत पेशा खवातीन का कौमी दिन मनाया जा रहा है। दिसंबर 2010 में पहली बार ये दिन मनाने का ऐलान किया गया था और इस दिन को मनाने का मकसद यही था कि मुल्क में खवातीन की जो सोशल जो इनपुट है या जो माशी खदमात है उनका एतराफ़ भी करना है। साथ साथ वर्किंग वुमेन पर जो दोहरी जिम्मेदारियाँ होती हैं घर के साथ साथ बाकी मामलात को भी देखना है। वो खवातीन पर जो कवानीन पर अमल दरामद से ही खवातीन की जो तरक्की है वो पॉसिबल हो सकती है और ये सोसाइटी में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती हैं। आज हमारे साथ ऐसी कुछ खवातीन मौजूद हैं और इनसे हम बात करेंगे इनके चैलेंजेस के हवाले से कि किस तरह से ये सोसाइटी के अंदर अपना एक पॉजिटिव रोल भी प्ले कर रही हैं, प्रोडक्टिव रोल प्ले कर रही हैं, उसके साथ साथ क्या चैलेंजेस हैं, क्या इनकी अचीवमेंट्स हैं। जी बिल्कुल, हमारे साथ रबिया बाजवा मौजूद हैं जो कि माहिर कानून हैं, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट की। सो बीइंग अ लॉयर हम इनसे ज़रा इनकी लाइफ के बारे में जानेंगे। थैंक यू वेरी मच रबिया फॉर बीइंग हियर। और हमारे साथ इफ्रा सईद मौजूद हैं जो कि जिनका ताल्लुक ट्रैफिक पुलिस से है और ये कैसे रेगुलेट करती हैं, कैसे परफॉर्म करती हैं, इनकी लाइफ प्रोफेशनल एंड पर्सनल उसका बैलेंस क्या है, इस पे हम इफ्रा से भी बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच टू बोथ ऑफ यू फॉर्मली कि आप लोग तशरीफ़ लाए। सबसे पहले तो मैं आप ही से शुरू कर लेता हूँ। जस्ट कीप दिस थिंग लाइट, बिकॉज जब एक खातून बाहर काम कर रही होती है तो उसका इमेज वैसे ही थोड़ा घर में भारी भारी पड़ना शुरू हो जाता है कि ये कैसे मैनेज करती है एंड ऑल दैट। बट आप अकेले नहीं हैं, माशाल्लाह। अब तो पाकिस्तान में बहुत से लोग हैं जो कि काम कर रहे हैं और ख़वातीन ख़ास तौर पे। आप बताइए आपके लिए बीइंग अ विमेन, बीइंग अ वर्किंग विमेन, कितनी चैलेंजिंग है लाइफ, या आपको लगता है कि नहीं इट्स नॉर्मल? नहीं, ऑब्वियसली कि जो हमारी जो एक सोसाइटी है उसके अंदर ऑब्वियसली बहुत चैलेंजिंग तो है। और ख़ास तौर पे जो हमारा प्रोफेशन है लीगल प्रोफेशन, इसमें टाइमिंग के हवाले से आपको पता है कि कोई ऑल द टाइम आपका यही होता है कि आपको काम करते हैं आप।
कोई टाइमिंग्स ऐसे फिक्स नहीं होते। उसके बाद और आपकी जो फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो भी आपके ऊपर होती हैं, लेकिन ये होता है कि अगर आपके पास सपोर्टिव और कंड्यूसिव एनवायरनमेंट हो तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो जहाँ तक मेरी अपना घर का ताल्लुक है तो उधर से तो मुझे शुक्र है कि मतलब कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आया, बल्कि बड़ा इनकरेजिंग है। फिर जब प्रोफेशन में आए और इधर बार में काम किया तो बहुत ज़्यादा मतलब जो लॉयर्स हमारी लीगल फ्रेटर्निटी है वहाँ पर बाशऊर लोग हैं और उधर भी सपोर्टिव हैं। मुझे बाहर से बड़ी रिस्पेक्ट मिली है और मतलब थोड़ा प्रॉब्लम्स तो आए, मतलब आपको अपने लिए, क्योंकि जेंडर बाइसेस हर जगह पे हैं, आपके ओवरऑल सोसाइटी के अंदर जेंडर बाइसेस एम्बेडेड है, तो उसके लिए आपको स्ट्रगल बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। मतलब मैं ये देखती हूँ कि जो हमारे जो मेल कोलीग्स हैं जब वो काम करते हैं तो उनको तो सिर्फ प्रोफेशनली अपने आप को एक मनवाना पड़ता है और हमें दोनों फ्रंट्स के ऊपर लड़ना पड़ता है कि एज ए फीमेल भी, और हमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है। वल्नरेबल ऑब्वियसली ज़्यादा है। ठीक है, हमारे साथ आप चूंकि रबिया भी मौजूद है, इफ्रा आप इन्होंने जेंडर बाइसेस की बात की। ऑब्वियसली हम आप जिस फील्ड से आपका ताल्लुक है वहाँ पर भी जेंडर बेस या जेंडर बाइस जिसको एक प्रोफेशन कहा जाता है जिसमें मर्द हजरात की तादाद ज़्यादा होती है। आपके लिए इस प्रोफेशन में आना और इसमें यहाँ पे जो चैलेंजेस हैं, क्या आपको भी उसी तरह से प्रोडक्टिव और सपोर्टिव एक एनवायरनमेंट मिला? अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मेरी तरफ से सबको पहले नेशनल वर्किंग वुमेन डे बहुत बहुत मुबारक हो। तमाम बाहिम्मत ख़वातीन को मेरी तरफ से सैल्यूट है और नो डाउट एक नॉर्मल एक फ़ीमेल की तरह, जैसे कि आपने देखे कि जैसे अभी आपने कहा कि फ़ीमेल जो हैं और स्पेशली पुलिस फोर्स में, यूनिफॉर्म फोर्स में, तो बहुत डिफरेंट है इस चीज़ को फेस करना। हमें घर को लेके चलना और साथ में एज अ प्रोफेशनल ये तमाम चीज़ों को लेके चलना, बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब तो इतने यूज्ड हो चुके हुए हैं कि हम लोगों को लगता है कि जो घर में बैठी वुमेन है उससे ज़्यादा जो वर्किंग वुमेन है वो मैनेजेबल है, वो अपने हर काम को, हर चीज़ को, हर चैलेंजेस को बहुत अच्छी तरह से फेस कर रही है। यूजुअली आप लोग जिस या हम लोग भी इनफैक्ट जिस बैकग्राउंड से आते हैं वहाँ पे बच्चियों को ज़्यादा इनकरेज किया ही नहीं जाता शुरू से। बिल्कुल ऐसे एग्जैक्टली भाई को आगे रखा जाता है, कोई टिकट खरीदनी है तो भाई जाके लेके आएगा, बैंक जाएगा तो भाई जाएगा, बाहर जाएगा कोई चीज़ लेने, मतलब बच्चियों को इतना कॉन्फिडेंस दिया ही नहीं जाता। और इसमें तो मैसिव कॉन्फिडेंस चाहिए, न सिर्फ कि आम आदमी से इंटरेक्ट करना है, अपनी फोर्स के अंदर भी जारी बात है बड़ा चैलेंजिंग होता है। तो ये जो कॉन्फिडेंस का फैक्टर है ये कैसे विद द टाइम खुद डेवलप होता है, वालिदैन की तरफ से ही होता है, या वो कहते हैं ना धक्के शक्के खा के बंदा फिर सेट हो जाता है खुद ही? अच्छा, ज्यादा तो वैसे धक्के शक्के खा के सेट होने वाली बात है। माशरे के अंदर जितने ज्यादा धक्के पड़ते हैं आप उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील होती हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे ये कॉन्फिडेंस घर से मिला हुआ है। आई एम द फर्स्ट वुमेन जो पुलिस में थी, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे लगता है कि आपको कॉन्फिडेंस जो घर से मिलता है वही आप बाहर आके शो करवाते हैं और फिर उसी में ही मजीद जो है वो एडिशन होता है, अदरवाइज ग्रूम करते हैं अपने आप को। तो आप सही कह रहे हैं कि जिस तरह से हम इन्वायरमेंट में हमारा तो सारा इंटरेक्शन ही मेल के साथ है, हमने मेल से ही इंटरेक्शन करना है। फीमेल ड्राइविंग लाइसेंस सेंटर की इंचार्ज भी जी, है, तो वहाँ पर तो सारी अभी जो आप बात कर रहे थे कि हम लोगों ने ना ये एक ट्रेडिशन बना लिया हुआ है, हमारे अंदर एक हो चुका हुआ है कि हमने कोई भी काम करना है तो हम अपने मेल को आगे करेंगे तो देन ही अच्छी तरह से होगा। अब जैसे कि आपने कहा कि मैं इंचार्ज वुमेन लाइसेंसिंग टेस्टर हूँ, वहाँ पे वुमेन टू वुमेन सर्विस है, लेकिन उसके बावजूद जो फीमेल के साथ आने वाले मर्द हजरात हैं उनकी कोशिश होती है, वो डोमिनेट कर रहे होते हैं और वो हमें लेट डाउन करने की पूरी तरह से कोशिश करते हैं। बट हमें क्या सिखाया गया है, जैसे मेरे ख्याल में ट्रेनिंग का हिस्सा होता है इसको, बिल्कुल एग्जैक्टली हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा है। और ये सिटी ट्रैफिक पुलिस में लेडी वार्डन की पहचान है, नरम लहजा, शाइस्तगी, ये हमारी पहचान है। हमसे कोई जैसे मर्जी बात कर ले, हमारे जो लहजा है ना, आपने अपने आप को काम रखना है। ठीक है रबिया, जिस तरह से अब इन्होंने कहा मेल डोमिनेट, ऑब्वियसली खवातीन को दोनों महाजों पे आपने खुद भी मेंशन किया लड़ना पड़ता है, लेकिन जब आते हैं इर्द गिर्द के लोग, जब आउटसाइडर भी, आप चूंकि केसेस कोई परस्यू करते हैं, दीगर मामलात को भी देखते हैं, क्या आपके इस फील्ड में भी वही रवैया होता है मर्द हजरात का लेट डाउन करने के हवाले से, या कुछ अच्छे लोग भी आते हैं जो इनकरेज करते हैं सारी चीजें? देखिए, जब हम एज ए लॉयर बैठते हैं ना, तो वो फिर जब हमारे पास आते हैं वो समझ के आते हैं कि हम एक फीमेल लॉयर है या वो लॉयर ही है तो हम उनके पास जा रहे हैं। तो सबसे पहली जो बात मैं फील करती हूँ वो ये होता है कि आपकी इनर स्ट्रेंथ क्या है। अगर आप खवातीन पूरे पाकिस्तान की, मैं खाली लॉयर्स की बात नहीं कर रही,
मैं खवातीन की बात कर रही हूँ कि अगर जनरली वो ये कुछ समझ लेना, एक परसेप्शन की बात है कि वो खुद बहुत ताकतवर हैं और वो मर्द के बराबर हैं, तो एज ए ह्यूमन बीइंग मतलब हमारे भी वही राइट्स हैं, हमारी बल्कि जिम्मेदारियां भी मैं कहती हूँ शेयर करते हैं हम लोग और करनी चाहिए भी, तो फिर हमारे लिए रास्ता बहुत आसान हो जाता है। बाकी जो बैरियर हैं जेंडर बाइसेस, मैंने आपको पहले कहा है कि वो इम्बेडेड है, जिसको इन्होंने इंटरप्रेट भी किया, आप लोग भी समझते हैं कि वो जेंडर बाइसेस हर जगह फेस करनी पड़ती है। एक चीज मुझे बड़ी स्ट्रांगली फील होती है, आपको भी लॉयर, अगर आप फैमिली केसेस देखते हो या मिसालें आपके सामने आती रहती होंगी कि बहुत सारी खवातीन को कवानीन का इल्म ना होना एक बहुत बड़ा बायस है उनका, ये जो डिस्क्रिमिनेशन होती है, चाहे वो आपके अपने इदारा जाती कवानीन हो कि उसमें आपके क्या राइट्स हैं, या फिर सोशल राइट्स जो कि आपको इस्लाम देता है, देन पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन देता है। तो आपके लिए तो बीइंग लॉयर आपका प्रोफेशन है, आप तो कानून पढ़ते हो और जानते हो। एक आम खातून के लिए कवानीन का जानना कितना इंपॉर्टेंट है? देखिए, मैं खवातीन की बात कर रही हूँ, मैं तो समझती हूँ कि मर्दों को भी बहुत सारे राइट्स का नहीं पता होता, और एक आपको पता है तबकाती समाज है जिसके अंदर जो एक आम तबका है वो वैसे ही पिस रहा है। तो उसके लिए मैं जब भी बैठती हूँ, जहाँ पर बात करती हूँ, तो मैं यही कहती हूँ कि उसमें मीडिया का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। जो मीडिया लॉज हैं उसके अंदर भी प्रोविजन मौजूद है कि जो पब्लिक सेक्टर या ऐसे जो पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी अवेयरनेस कैंपेन है उसमें आप ये भी शामिल कर सकें जो बेसिक कवानीन है कि उनकी अवेयरनेस दें। और ये जहाँ तक हमारे ह्यूमन राइट्स के जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी काम करते हैं, हमारी बार एसोसिएशन का बड़ा रोल है कि जो हर वक्त इन चीज़ों के ऊपर, इन इशूज़ के ऊपर अपनी आवाज़ उठाते हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि हमारी समाजी जिम्मेदारी भी है कि, और अवेयरनेस के जहाँ तक आप बात करें तो सबको जरूरी है कि वो कानून को जाने। बिल्कुल सही, ठीक है। अच्छा, जिस तरह से इफ्रा भी इन्होंने भी मेंशन किया कि अवेयरनेस होना और इन सारी चीज़ों पे फोकस करना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। आपने जब ये फोर्स ज्वाइन की तो आपको कितना एक वेलकमिंग रवैया देखने में मिला और कितना डिस्करेजिंग मिला? ये दोनों रेशो किस तरह से आपने मेंशन करेंगी, और साथ साथ आपने इसको ओवरकम कैसे किया? अच्छा, जो डिपार्टमेंटल देखा जाए तो जो एटीट्यूड था वो बहुत अच्छा था, हमें बड़े अच्छे तरीके से वेलकम किया गया, हमें बहुत अच्छे तरीके से ट्रेन किया गया। मुझे लगता है कि वुमेन ट्रैफिक पुलिस में वुमेन को स्टार्टिंग से ही एक प्रोटोकॉल इन्वायरमेंट मिला गया है। अच्छा। हमारे मेल हैं, हमारे जितने भी सीनियर अफसरान हैं, हमें बहुत अच्छे तरीके से आपके लिए ज़्यादा टफ है, हमारे लिए ज़्यादा टफ है, हमें इन्वायरमेंट हमेशा अच्छा ही दिया गया है। एक सवाल रह जाएगा, इट्स अ ब्लंट क्वेश्चन बट लेट मी आस्क, जब भी कोई खातून तरक्की करती है ना, जी फौरन जो उसके साथ, और मेल कोलीग्स ये ज्यादा करते हैं, खवातीन भी बहुत ज्यादा करती हैं कि जी ये तो पता नहीं कैसे आगे चली गई है, इसमें तो ये गट्स थे ही नहीं, और आप पे लेबल आपको कर दिया जाता है चूंकि आप एक खातून हैं इसलिए आप एग्जैक्टली ऐसे ही है, एग्जैक्टली ऐसे ही है, और इसको एग्जैक्टली करना पड़ता है फेस। अब मैं यहाँ पे एज ए इंचार्ज हूँ तो बहुत से ऐसे मामलात में मुझे थोड़ी सी गुंजाइश मिल जाती है, तो फिर मुझे ये कहा जाता है कि फीमेल है, हालांकि ऐसा नहीं है। माइट बी पॉसिबल कि मैं उस चीज़ को कैसे हैंडल कर रही हूँ, मेरे अंदर क्या गट्स हैं, मेरे अंदर कितनी एबिलिटी है, मेरे अंदर क्या टैलेंट है, और हमें घर से भी कहा जाता है यार ये तो ऐसे ही है, पता नहीं इसको, और फिर अफसोस होता है कि हम लोग इतना सर्व करते हैं सारा दिन, हम लोग इस चीज़ को करने की कोशिश करते हैं और हमें सिर्फ कह दिया जाता है कि लेबल है कि वुमेन है इसलिए उनको यहाँ पे मिल रही है। अच्छा, देखिए, मैं समझती हूँ कि अब चीज़ें तब्दील भी हो रही हैं, ये यकीनन होता था, लेकिन सबको नजर आता है कि कौन किस तरह कर रहा है। थोड़े अरसे के लिए बात होगी तो लोग आपको अपने आप बनवाते हैं, जब तो सबको समझ आ जाती है कि कौन किसके पीछे खड़ा और कौन अपने कैलिबर और टैलेंट से आया है। मैं यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं, मैं एक और कॉन्टेक्स्ट में जरूर बात करूंगी कि ये जो हम सब की जिम्मेदारी, खासतौर पर पोलिटिकल पार्टीज की मैं आज बात करूंगी कि जब इनके पास रिजर्व सीट्स की बात आई, कि रिजर्व सीट्स की जब एक उसके पीछे एक जो विजडम था वो ये था कि जो खवातीन के लिए, क्योंकि एनवायरनमेंट इतना आसान नहीं है कि वो आगे आए, तो वो रिजर्व सीट्स रखी गई। लेकिन आपने बिल्कुल मेरिट के ऊपर उन सीट्स को वो फिल नहीं करते, और जो एक्चुअल पॉलिटिकल वर्कर होती है, पार्टी के साथ कमिटेड लोग होते हैं, वो सफर करते हैं। तो ये मतलब उस कंटेक्स्ट में नहीं कर रही जिसमें आपने क्वेश्चन पूछा, मैं वैसे कर रही हूँ कि हम सबको जिम्मेदारी है, खासतौर पर सियासी जमातों की भी, कि वो करें। और एक और बात मैं जरूर करूंगी कि अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री को देखें तो हर मूवमेंट के अंदर, जो समाजी मूवमेंट है, जो पॉलिटिकल मूवमेंट है, उसके अंदर खवातीन का बहुत रोल रहा है, उसको कभी एक्नॉलेज नहीं किया गया। पाकिस्तान पार्टीशन के बाद अफवाह में जो खवातीन थी, उसके बाद विमेन डेमोक्रेटिक एसोसिएशन थी, फिर जो डिक्टेटरशिप्स है, नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स है, हर जगह खवातीन का बहुत ज्यादा मोबिलाइजेशन। फातिमा जनाब, गेट बैक टू, बिल्कुल, हाँ जी, तायरा मजहर अली साहिबा, तायरा मजहर अली का बहुत बड़ा, हाँ जी, तायरा मजहर अली का बहुत रोल रहा। फिर मैं आपको बताऊं, हमारी वकालत के प्रोफेशन में जो हमारी मेंटोर राबिया कारी साहिबा है, बिल्कुल
ओवरऑल हर जगह पे खवातीन का इंपॉर्टेंट रोल रहा है। हमारे साथ 2 खवातीन मौजूद थी, रबिया बाजवा और इफ्रा सईद, दोनों अपने अपने प्रोफेशन में एक्सेल कर चुकी हैं। बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारे बैरियर्स हैं, लेकिन इन्होंने इसको ओवरकम किया और मेरे ख्याल से एज अ सोसाइटी हम सबको इस पर फोकस करने की ज़रूरत है कि खवातीन के टुवर्ड्स हमारा रवैया बड़ा वेलकमिंग होना चाहिए, क्योंकि वो बड़ी इंपॉर्टेंट जिम्मेदारियां अदा करी होती हैं, प्रोफेशनली भी और पर्सनली भी। सो इन खवातीन से हमने आपकी मुलाकात करवाई। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। बड़ी खबर है क्रिकेट को लेकर, इसी पे हमने बात करनी है। रमीज राजा की भाई छुट्टी होगी तो नहीं कहता, ऐसे नहीं कहना, ऐसे नहीं कहना। रमीज राजा साहब अब चेयरमैन पीसीबी नहीं रहे, नजम सेठी साहब आ गए। ये एक प्रोसेस है जो होता रहता है, और इस ओहदे का जो कि इसके पेट्रन प्राइम मिनिस्टर होते हैं, भाई डायरेक्ट असर होता है प्राइम मिनिस्टर का। और मौजूदा प्राइम मिनिस्टर स्पोर्ट्स कितना ज्यादा शौक से देखते हैं, कोई हॉकी का मैच, क्रिकेट का मैच, बॉक्सिंग का मैच छोड़ते नहीं है, फौरन ट्वीट करते हैं। तो क्रिकेट पे उनकी कितनी नजर होगी, और नजम सेठी साहब पे भी उनके बहुत ही नजर है, तो हमें पता ही है। खैर, नजम सेठी साहब न्यू चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड, इसके साथ न्यूजीलैंड का दौरा पाकिस्तान के सर पे आ पहुंचा है। इन सभी चीजों की हमने बात करनी है, और आपको बताया था हमने कि नई टीम सिलेक्शन क्या हुई है। हमारे साथ इस वक्त नन अदर देन द स्पोर्ट्स एंड पर्टिकुलरली क्रिकेटिंग इंसाइक्लोपीडिया मिर्जा इकबाल बेग साहब मौजूद हैं। उनकी हम तजर्बे से फायदा उठाते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस तब्दीली को अरमला हसन कैसे देख रहे हैं। मिर्जा साहब, थैंक यू वेरी मच एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। मिर्जा साहब, रात गुजरी है और तब्दीलियां हो गई हैं। आपसे हमारी जब पहले बात हुई थी तो रमीज राजा साहब चेयरमैन पीसीबी थे, आप जब अगली बार हुई है तो नजम सेठी साहब चेयरमैन पीसीबी। तब्दीली बहुत तेजी से आ रही है, किस तरह से आप इस पे कमेंट करेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया अरमला और इमरान, आप दोनों को सुबह बखैर। और इमरान, आपके तारुफ का बहुत बहुत शुक्रिया। तब्दीली तो आ गई है, और पहले इमरान खान कहते थे कि तब्दीली आ रही, लेकिन अब क्रिकेट बोर्ड में तब्दीली आ गई है। 1999 से लेकर अब तक 11 मरतबा मुख्तलिफ शख्सियात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन के ओहदे पर फायज रह चुकी हैं, और नजम सेठी साहब अपनी तीसरी इनिंग्स खेलने जा रहे हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तारीख में वो हिस्ट्री जो है वो तारीख रकम करने जा रहे हैं कि तीसरी मरतबा वो चेयरमैन बने। लेकिन अभी एक 14 रुकनी क्रिकेट मैनेजमेंट कमेटी बनाई है इमरान इन्होंने, और वो कमेटी जो है वो 4 महीने में इंतखाबात कराएगी, मतलब गवर्निंग बोर्ड के अरकान का तकर्रुर करेगी और इंतखाबात कराएगी। ऐसा लगता है लोगों को नवाजा गया है, बहुत सारे लोग आ गए। अब आप अंदाजा लगाएं कि साबिक टेस्ट क्रिकेटर हारून रशीद जो आइंदा साल मार्च में 70 बरस के हो जाएंगे, उन्हें भी कमेटी में रख दिया गया है। बाज लोग कहते हैं कि अब्दुल रज्जाक, शाहिद आफरीदी, इन सबको उन्होंने सेलेक्ट किया था, अब शाहिद आफरीदी उनके साथ उस कमेटी में बैठेंगे। और उस कमेटी में ऐसे मुख्तलिफ लोगों को लिया गया है कि जो नोन नहीं है, जो अननोन है। तो इसका मतलब है कि नवाजने की कोशिश की गई है। और अब होता क्या है ये भी देखना होगा। 14 आदमी 4 महीने तक क्या करेंगे, ये भी सोचने वाला सवाल है। और नजम सेठी साहब चूंकि सीजन कैंपेनर हैं, पहले भी चेयरमैन रह चुके हैं, और कहते हैं ना कि दूध का जला छाछ फूक फूक कर पीता है, तो अब मुझे लगता है कि नजम सेठी साहब को बड़ा मोहतात रहना पड़ेगा। साहब, ये भी बताइए, वैसे वजीर आजम की तो हम क्या बात करें, उन्होंने तो पूरी असेंबली को उठा के अपना मुशीर लगा दिया है। रोजाना कहते हैं हमने बचत करनी है पब्लिक जलसों के अंदर, और रोजाना एक नया वजीर बनाते हैं, एक नया मुशीर बनाते हैं, कल भी बनाया है। तो ये जो 14 लोग आए हैं, ये क्या रिसोर्सेज भी उतने इस्तेमाल करेंगे, यानी कि इनका ओहदा भी क्रिकेट बोर्ड के वफाकी वजीर जैसा ही होगा? ये सारे पीसीबी के तमाम पर्क्स यूज करेंगे, जहां जहां मीटिंग होगी वहां जाएंगे, 5 स्टार होटल में जाएंगे, डेली अलाउंस लेंगे। वैसे ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को लोग सोने की चिड़िया कहते हैं, और अब नजम सेठी की चिड़िया भी क्रिकेट बोर्ड में आ गई है। तो अब देखें अब क्या होगा, ये सोना कैसे लुटेगा। ये हैरत की बात है, अगर 3, 4, 5 अफराद पर मुश्तमिल एक मैनेजमेंट कमेटी बना दी जाती जो मामला देखती, 14 आदमियों का एक जिसे कहना चाहिए कि जम्मे गफीर जमा होगा। बिल्कुल, आपने मेरी उर्दू को सही किया कि जमा होगा, और वो सारे मिलकर करेंगे क्या, वो सिर्फ नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन वाली बात होगी। वो आएंगे, मैचेस देखेंगे, अपने लोगों को ऑब्लाइज करेंगे, क्रिकेट के लिए क्या करेंगे, सवाल ये पैदा होता है। तो हम देखते हैं। मिर्जा साहब, आपने भी खुद भी मेंशन किया, भी बात कर रहे थे कि नजम सेठी साहब के कुछ बहुत अच्छे इकदाम हैं। अब हम पीसीबी के जब वो चेयरमैन रहे भी हैं, तब भी उन्होंने बड़ी अच्छी कुछ डिसीजन लिए। पीएसएल उनके क्रेडिट पे जाता है कि उसको स्टार्ट करने वाले नजम सेठी साहब थे, लेकिन एज अ इंडिविजुअल उनकी बात की जाए तो आपको क्या लगता है इस मैनेजमेंट के अलावा नजम सेठी साहब की जो इम्पैक्ट होगा दोबारा से एज अ चेयरमैन पीसीबी, किस तरह से वो बेहतर चेंजेस लेकर आ सकते हैं जो रमीज राजा साहब के दौर में नहीं हुए? देखिए अरमला, सबसे पहला एजेंडा तो ये है कि इदारों की क्रिकेट को बहाल किया जाए, क्योंकि इमरान खान साहब के दौर में इदारे खत्म हो गए थे, रीजन्स खत्म हो गए थे, सिर्फ 192
क्रिकेटर्स तक पाकिस्तान की क्रिकेट महदूद होकर रह गई थी। तो नजम सेठी साहब को नो डाउट क्रेडिट जाता है 2016 में जो पहली PSL हुई, जब उन्होंने कराई, किसी के वहमो गुमान में भी ना था कि ये एक ब्रांड बन जाएगा। फिर लेकिन नजम सेठी साहब को, चूंकि वो श्रूड आदमी है, ज़हीन आदमी है, पंजाब के निगरां वजीर आला रह चुके हैं, बहुत सारी हैसियतों में सहाफी है, एक निजी कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव बन गए थे। तो जिस तरीके से उनको निकाला गया था अगस्त 2018 में जब इमरान खान वजीर आजम बने थे, तो नजम सेठी साहब के दिल में एक हल्की सी खलिश थी कि वो चाह रहे थे कि इस्तीफा दे दें, लेकिन इमरान खान साहब ने इलेक्शन जीतते ही जुलाई 2018 में एक ट्वीट कर दिया कि हमारे अब चेयरमैन एहसान मानी होंगे। तो बाद में उन्हें लोगों ने बताया कि नहीं, ऐसे नहीं होता, तो उन्होंने ट्वीट वापस लिया और उन्होंने कहा गवर्निंग बोर्ड में हम डालेंगे एहसान मानी को, एंड आफ्टर द इलेक्शन ही विल बिकम द न्यू PCB चेयरमैन। तो नजम सेठी साहब के दिल में वो दर्द तो है कि जिस तरीके से उनको हटाया गया था, एक ही साल रह सके, अगस्त 2017 से अगस्त 2018 तक। तो अब वो नहीं चाहेंगे कि ऐसी चीजें करें कि पिछला माजी का तल्ख तजुर्बा उनके सामने, मेरे ख्याल में अब वही बेहतर कुछ करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, रमीज राजा साहब जब आए थे उनकी अपॉइंटमेंट के ऊपर बहुत लोग खुश भी थे, जो कि बहरहाल एक बड़ी मशहूर शख्सियत है रमीज राजा, दुनिया के बेहतरीन कमेंटेटर है, पाकिस्तान के साबिक ओपनिंग बैट्समैन, टेस्ट क्रिकेटर, बहुत उनकी खिदमात भी हैं। लेकिन बीइंग चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, आप एक क्रिकेटिंग एनालिस्ट के तौर पे कैसे देखते हैं उनकी खिदमात को? कैसी इनिंग्स खेली है रमीज राजा ने? देखिए, मिली जुली इनिंग्स रही रमीज राजा की। उन्होंने ज्यादातर गैर मुल्कियों पर तवज्जो दी, और आपने शायद सुना होगा पाकिस्तान और इंग्लैंड की क्रिकेट टीम का जो इशाइया था प्राइम मिनिस्टर हाउस में, प्राइम मिनिस्टर ने अपनी तकरीर में कहा कि वो रमीज राजा के वालिद राजा सलीम अख्तर जब कमिश्नर लाहौर थे तो मैचों के टिकट लेने उनके पास जाया करते थे। अच्छा। तो उस वक्त मैं उनकी तकरीर सुन रहा था वजीर आजम की, उन्होंने इस बात को तस्लीम किया। लेकिन चूंकि वजीर आजम साहब को भी इस बात का इल्म था कि रमीज राजा इमरान खान के करीबी हैं, अब जब इमरान खान के पैर में गोली लगी तो वो उनसे मिलने भी गए, तो सारी चीजें, सियासी चीजें जमा हो गई। लेकिन रमीज राजा चेयरमैन बनने के बाद इमरान थोड़ा सा वो एरोगेंट हो गए थे, वो लोगों से बात नहीं करते थे, ऐसा लगता था वो समझते थे कि सारी उम्र के लिए वो चेयरमैन बन गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। उनका जो इंटरेक्शन था, जो पहले फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में बात करते थे, वो नहीं करते थे। बहुत ज्यादा लोगों को तनकीद, मतलब सहाफियों के साथ इतने एरोगेंट अंदाज से बात करते थे, और बहुत सारी चीजें उनकी थी जो उनके खिलाफ गई हैं। और कुछ चीजें ऐसी हैं कि वो बैन अल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के इमेज बुलंद करने के हवाले से उन्होंने बात की है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है, क्या नजम सेठी साहब उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कमेंट्री पैनल में रखेंगे या नहीं? ये भी एक सवाल है। अच्छा सवाल है, उसूली तौर पे रखना चाहिए, बिकॉज ही इज द वन ऑफ द बेस्ट कमेंटेटर्स। किसी की फील्ड के, किसी की स्पेसिफिक प्रोफाइल है, उसको हर्ट नहीं करना चाहिए और मेरिट पे फैसले करने चाहिए। खैर, ब्रेक लेते हैं जी, क्विक ब्रेक, वापस आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। तालिबान के हवाले से कुछ आपको और अफगानिस्तान की सूरत हाल पे बात करते हैं, जो कि एक चीज़ है जिसको बहुत डिस्कस किया जा रहा है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तालिबान ने अफगानिस्तान भर में ख़वातीन के लिए यूनिवर्सिटी तालीम पर पाबंदी आयद कर दी है। एक खबर एजेंसी के मुताबिक वज़ीर बराए आला तालीम की जानिब से एक मरासला है जिसमें सरकारी और निजी यूनिवर्सिटियों को कहा गया है कि आइंदा जो हिदायत हैं वो आने तक ख़वातीन की तालीम को मुअत्तल करने के हुक्म पर, तालीम को मुअत्तल करने के हुक्म पर फौरी अमल दरामद करें। इस पाबंदी का मतलब ये हुआ कि अब मुल्क में छठी जमात के बाद लड़कियों और ख़वातीन को क्लासरूम से बाहर कर दिया गया है। मुख्तलिफ ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बड़ी हार्ट रेंचिंग किस्म की तस्वीरें हैं। एक जानिब हम ये बड़ी टैलेंटेड कौम है अफ़गानी कौम, और इसकी बहुत तारीख़ भी है, और इसमें ख़वातीन को तालीम से दूर करना, एक नस्ल को तालीम से दूर करना है, और वो मज़हब दूर करने की बात कर रहा है, उस मज़हब के मानने वाले जिसका पहला लफ्ज़ ही इक़रा उतरा था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर। तो ये बड़ा अलार्मिंग है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये जो अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबात और उनके लिए यूनिवर्सिटी और आला तालीम की बंदिश है, इस पर उनका कहना है कि मुझे बड़ी मायूसी हुई, और साथ ये भी कहा कि हम यकीन रखते हैं कि इस्लामी तालीमात के मुताबिक चूँकि हर मर्द और औरत का हक है, तो ये विरासती हक उनको मिलना चाहिए, ख़वातीन को तालीम मिलनी चाहिए। बिल्कुल। अफगान हुकाम से पुरजोर मुतालबा करते हुए उन्होंने कहा कि अफगान तालिबात की तालीम के हवाले से अपने फैसले पर नज़रसानी करें। यूनिवर्सिटी और आला तालीम की बंदिश पर उन्होंने मायूसी का भी इजहार किया है, जबकि मलाला यूसुफजई ने भी इजहार तफ्तीश किया। ट्विटर पैगाम में उन्होंने कहा कि ख़वातीन के लिए
तालीम के दरवाजे बंद करने पर अक़वाम का जो फैसला है वो अफसोसनाक है। अमेरिका और अक़वाम मुत्तहिदा ने तालिबान के इस फैसले की भी सख्त मजम्मत की है और ये जो फैसला है ऑब्वियसली ख़वातीन की या बच्चियों की तालीम के हवाले से कुछ अच्छा न, वाकई जो सिचुएशन है आपको पढ़ाना और ख़वातीन का पढ़ना लिखना बच्चियों का, इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है कि वो सोसाइटी के अंदर अपना एक बड़ा प्रोडक्टिव इसका ताल्लुक जनरेशन से है। Yes. अगर आप एक खातून को नहीं पढ़ा रहे, आप एक नस्ल को नहीं पढ़ा रहे। और दूसरी बात ये कि अगर आप इस्लाम की ही बात करते हैं हमारे तालिबान भाई, तो इस्लाम की तो तालीम ही इल्म हासिल करना है, चाहे आपको इसके लिए दुनिया के किसी कोने तक जाना पड़े, कब्र तक लहद तक आपको अगर इल्म हासिल आप कर सके तो नबी करीम ने फरमाया कि वो ज़रूरी है। तो मुझे उम्मीद है कि इसके ऊपर एक नज़र सानी की जाए और कम से कम तालीम का हक़ ना छीना जाए अफ़गान बच्चियों से। हमारी दुआ भी है और पाकिस्तान की कोशिश भी है। आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम के अगले हिस्से में और अब आपको हमारा सेगमेंट मेरा पाकिस्तान दिखाते हैं, जहाँ पे आज शुफैरा फैज़ क्या करें। बिल्कुल, लाहौर मोची दरवाजे में मौजूद लाल खूह और बेरी की दास्तान सुना रही हैं आज के सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में। देखते हैं। लाहौर की कदीम दरो दीवार में माजी की रंगीन दास्तानें छुपी हैं। ये लाहौर की कदीम दरवाजों में से एक मोची दरवाजा है, लेकिन इसका ढांचा अब मौजूद नहीं है। मोची दरवाजे में ड्राई फ्रूट की बेशुमार दुकानें हैं और शादियों में दी जाने वाली बिद का तमाम तर सामान आपको यहाँ से बासानी मिल जाएगा। कितने का दे रहे हैं? 30 का एक बना दें। नहीं जी, भुट्टा मेरा गर्मा गर्म आ चुका है। और मैं आपको एक चीज़ और बताती चलूँ कि जो मोची गेट है वो नाश्तों के हवाले से भी बड़ा मशहूर है। तो आ जाए, मैं भुट्टा खाती हूँ और साथ आपको बाजार विजिट कराती हूँ। मोची बाग को लाहौर के सियासी जलसों में अहम मकाम हासिल है। यहाँ के मकामी लोगों का ये भी कहना है कि जो भी पार्टी यहाँ पर जलसा करने में कामयाब होती थी, जीत उसी की होती थी। मोची दरवाजे का असल नाम बादशाह अकबर ने अपने मुहाफिज पंडित मोती राम के नाम पर मोती दरवाजा रखा। इसके बाद लोग इसे मोची दरवाजे के नाम से जानने लगे और अब इसका नाम मोची दरवाजा है। यहाँ पर आपको आतिशबाजी का सारा सामान मिलेगा और ये जैसे आप देख सकते हैं ये बर्थडे पार्टीज के पॉपर्स हैं, ये भी आपको बहुत कम कीमत में यहाँ से मिल जाएंगे। नाज़रीन, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर फूल चढ़ाते हैं, दिए जलाते हैं और ये यहाँ पर मिठाई भी रखी है। तो लोग यहाँ पर आते हैं, दुआएं मांगते हैं, मन्नतें मांगते हैं और इस दरख्त पे धागे भी बंधे हुए हैं। तो यहाँ पर मैंने भी दिया जला दिए, लेकिन अब चलते हैं और इस बेरी की हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। आप मैंने आपसे एक बात पूछनी जी। बिस्मिल्लाह बाजी। मैंने यहाँ पे बेरी देखी है जी। एक तो उसको 4 दीवारी में बंद किया हुआ है जी जी। और वहाँ पे लोग दिए जलाते हैं, जी। मिठाई भी रखी हुई है, मनते मुरादे भी मानते हैं। तो ये क्या स्टोरी क्या है इस बेरी की? बिल्कुल उसकी स्टोरी है, वो आप कहते हैं तो मैं उधर चल के आपको बताता हूँ उसकी स्टोरी क्या मुझे है। उसकी स्टोरी जाननी है। इंशाल्लाह बताता हूँ मैं आपको। आ जाए। ये जो लाल खूह है इसकी क्या कहानी है और ये जो बेरी है जहाँ पे लोग आके मन्नतें मांगते हैं, मुरादें मांगते हैं, इसकी क्या कहानी है? लाल खूह तो बहुत पुराना है, ये 1600 से भी पहले का है। अच्छा। मगर इसको जब इसको नाम मिला वो इसलिए मिला कि ये सिखों के को गुरु थे, गुरु अर्जन देव साहब। अच्छा। और उनके साथ जो हवेली है ये चंदू लाल शाह की हवेली थी, इनकी को आपस में अनबन हुई। और ये थे कौन? गुरु अर्जुन और चंदू लाल, ये कौन थे? ये गुरु अर्जन जो थे वो सिख बरादरी से तल्लुक़ रखते थे और गुरु जो ये चंदू लाल जी, ये हिंदू बरादरी से ये, ठीक है। तो ये इनकी कोई बेटी थी चंदू लाल की, उसके लिए रिश्ते का किसी को कहा कि हमारी बच्ची का रिश्ता करवा दे। उन्होंने आगे जाके बात की उनके बड़े गुरु से, वो उन्होंने कहा जी हमारा बच्चा है गुरु अर्जन देव, इससे शादी करवा दे। अच्छा। मगर उसको चंदू लाल को ये बात बुरी लगी कि ये एक मांगने वाले हमारी बच्ची का रिश्ता मांग रहे हैं। उसकी जंगीर बादशाह के साथ दरबार में आना जाना था, उस वजह से उसने उनको पकड़ा और यहाँ पे कैद करवा दिया। वो यहाँ पे कैद रहे, कुछ कहते हैं कि कुएं में भी कैद रहे, कुछ कहते हैं कि कोठरी बनी थी जब वहाँ पे कैद रहे। गुरु अर्जन देव की हजरत मियाँ मीर रहमतुल्लाह सरकार के साथ दोस्ती थी। मियाँ मीर रहमतुल्लाह सरकार की दोस्ती इस वजह से हुई कि जो गोल्डन टेम्पल है उसकी जो संगे बुनियाद है हजरत मियाँ मीर रहमतुल्लाह सरकार ने रखी। जहाँ पर दरख्त है उसको 4 दीवारी में बंद किया हुआ है, बाहर से एक दरवाजा है। जी जी। उसके आसपास कहीं पे उनको कैद किया गया था? ये साथ इसके पीछे कुआं है, ये दरख्त जो है ये कुएं की बिल्कुल मंडेर पे है।
था, अब तो वो कुआं उन्होंने बंद कर दिया है। कुआं क्यों बंद किया उन्होंने? वो बंद हो गया, जाहिर है कि ये कब्जा हो गया, ऊपर शॉप किसी ने दुकान बना ली, उससे जब बिल्डिंग बनी कुआं था अंदर, उससे हम पानी भी पिया हमने, हम उसमें नहाए भी हैं। अच्छा, आपने पिया हुआ है? कुएं का पानी से ये 73 या 74 में जाके फिर ये कुआं बंद कर दिया गया कि जब मियां मीर रहमतुल्लाह सरकार यहाँ पे आए, उनसे बातचीत हुई, वो किसी तरह यहाँ पे एक दुकान थी, मिठाई की दुकान थी, गालबन हम तो नहीं थे, हमारे बड़ों में से कोई हो। वो दुकान अब भी है? नहीं, वो दुकान अब नहीं है। वो वहाँ से उनको मिठाई लेके वो उनको देते थे। मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब की किताब है लाहौर आवारगी, उसमें उन्होंने इस बेरी का जिक्र किया और उन्होंने कहा है कि जब गुरु अर्जुन यहाँ पर कैद थे वो इस बेरी का फल खाते थे। ये क्या वाकया है? बिल्कुल सही है, वो एक तो ये फल खाते थे, दूसरा ये कुएं का पानी था, और तीसरा ये है कि हज़रत मियां मीर रहमतुल्लाह सरकार जब आते थे उनके लिए बर्फ़ी लेके आते थे, इसलिए उनका जो है वो सारा ज़िंदगी जो वो चल रही थी। ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि ये जो बेरी है, मैंने ये भी सुना है और पढ़ा है कि इस बेरी पे जो फल है वो 12 महीने लगता जी था। बिल्कुल। और मीठा फल आप देख रहे हैं, ये फल फिर नया लग गया, पहले उतरा है, अब ये फिर नया लग गया और ये भरा हुआ है। ये एक मौजज़ा है। हज़रत मियां मीर रहमतुल्लाह सरकार की दुआ है कि जब वो यहाँ पे आए, उनके दोस्त यहाँ पे कैद थे, तो उन्होंने अल्लाह से कोई दुआ मांगी ऐसी कि मेरा दोस्त भूखा रहता है, वैसे तो ये देते नहीं, तो वो उन्होंने दुआ ऐसी की कि इस बेरी पे सारा साल फल लगे रहे ताकि मेरा जो दोस्त है वो इन फल से गुजारा अपना करे। तो जब ये पता चला उसको कि इनकी मौत नहीं हो रही, तो फिर उसने क्या किया? 2 किस्म की रवायत हैं। एक रवायत तो ये है कि वो भूख प्यास से इसी कुएं में इंतकाल कर गए। अच्छा। और उनकी जो बॉडी है वो मिली नहीं। और दूसरी रवायत इसमें ये आती है कि जब वो भूख प्यास से उनकी बहुत हालत ख़राब हुई, गुरु अर्जन देव उनको यहाँ से निकाल के दरिया रब के करीब ले निकल गए। वहाँ पे उनको हो सकता है कि उन्होंने कोई हुकूमत खाना बनाया हो वहाँ पे। जब वो वहाँ पे गए तो उन्होंने एक दिन उन्होंने ये बोला कि मैंने दरिया की बिल्कुल उस रावी बिल्कुल किनारे में था उसको। ठीक है। उन्होंने कहा जी मैंने स्नान करना है। जैसे ही वो दरिया में उतरे और डुबकी लगाई, फिर दोबारा वापस नहीं आए। ये 2 किस्म की रवायत है। ये बेरी जो है ये इस वजह से मशहूर है कि इन पे जिन्नात जो होती हैं उनके बसेरे होते हैं। जिन्नात के बसेरे होते हैं। यहाँ पे एक माई साहबा का डेरा है इस बेरी के ऊपर, और ये आज क्या नहीं है, ये भी बहुत पुराना है, सदियों पुराना है। इसका ये बेर है ना, ये वाले जो बेर, आज से 20 साल पहले ये हम तोड़ नहीं सकते थे। नीचे जो बेर गिर गया है हमने वो खाना है। तोड़ते क्यों नहीं थे आप? तोड़ने के ये माई साहब मना करती। मेरे जहन में वो बर्फी अटकी हुई है जी, तो वो बर्फी उससे मिलती जुलती बर्फी जो है वो यहाँ से कहीं से मिल जाएगी? बिल्कुल मिलेगी आपको। उसी दुआ की बरकत है कि ये जो दुकान खुली है रफीक स्वीट हाउस, आप अब भी खाएंगे तो आपको उसमें कोई जायका आएगा। अब मैं चलती हूँ और आपको हज़रत मियां मीर रहमतुल्लाह अलैह साहब की बर्फी जो है जो वो खिलाते थे गुरु अर्जुन को, वो मैं टेस्ट करती हूँ और फिर आपको बताती हूँ उसका जायका कैसा है। तो नाज़रीन, जैसा कि हम दोनों पहले आपको बता रहे थे कि ये जो बेरी है इस पे 12 महीने फल लगता है, और वैसे तो फल लगने का जो महीना है वो मार्च का होता है, लेकिन इस वक्त दिसंबर का महीना है और आप देख सकते हैं कि इस पर फल लगा हुआ है और एक दफ़ा फल लगकर ख़त्म हो चुका है, अब ये नया फल लगा है। अब ये मैं टेस्ट करती हूँ और फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसका जायका कैसा है, ये कितना मीठा है। नाज़रीन, जिस लाल कुएं का हम जिक्र कर रहे थे, वो जो कुआं है वो इस दुकान के नीचे है और उस कुएं को बंद करके उसके ऊपर ये दुकान जो है वो तामीर कर दी गई है। और ये जो दुकान है इसका फर्श इंतहाई ठंडा है। अब मैं बर्फ़ी ट्राई करती हूँ और आपको बताती हूँ कि इसका जायका कैसा था। ये है वो बादामों वाली बर्फी। अच्छा। जो हज़रत मियां मीर रहमतुल्लाह सरकार की जो दुआओं का जो असर ये है कि इस बर्फी में देखिए कैसा है। मैं ये बर्फी एंजॉय करती हूँ, आप साथ साथ बताएं कि इस बर्फी में डलता क्या क्या है? ये खालिस खोए की बर्फी है, खालिस खोया, घी और चीनी, बस, इसमें और कोई चीज़ नहीं। वाह नाज़रीन, ज़बरदस्त बर्फी है यहाँ की। लाल कुएं रफीक स्वीट्स पे जब भी आप आएँ आपने ये बर्फी ट्राई करनी है। ये वही बर्फी है जो हज़रत मियां मीर रहमतुल्लाह अलैह जो है वो गुरु अर्जुन को ये खिलाया करते थे जब वो कैद में थे। इस बर्फी का जायका शानदार है। तो ये था आज का मेरा पाकिस्तान। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ आंखों के हवाले से। हम
सेहत के मुख्तलिफ मौजूआत पे बात कर रहे थे, लेकिन ये वो मौजू था जो मुझे लगता है काफ़ी अरसे बाद हम इस पर बात कर रहे हैं। भाई अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है और इसकी कदर यकीनी तौर पर उसको बहुत ज़्यादा है, जो या तो अपनी आई साइट कम करवा बैठता है या ख़त्म करवा बैठता है। Ask me about it. यस, इनको भी प्रॉब्लम है, बहुत सारे लोगों को है पाकिस्तान में। मुझे लगता है थोड़ा बहुत तो हर किसी को ही है आंखों का मसला। खैर जनाब, इसके बारे में हमने बात करनी है, किस तनाजुर में बात करनी है। एक तो सबसे पहले हमारा जो फोकस होगा वो बच्चे होंगे, चूंकि बच्चों में गैजेट्स का इस्तेमाल, हम बड़ों में गैजेट्स का इस्तेमाल इतना बढ़ता जा रहा है। हमारी अपनी ऐसी बुरी आदतें हो गई हैं कि सो के जागने के बाद पहला अमल मोबाइल उठाना होता है और उसकी जो तेज लाइट है वो और रात को सोते हुए तो ये लाजमी है और तकरीबन 50% लोग तो मोबाइल फोन यूज करते हुए सोते हैं। और फिर स्मोक का एक फिनोमिनन बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो आपकी आंखों को बड़ा डैमेज कर रहा है। लाहौर, कराची जैसे शहर के अंदर तो स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, गैजेट्स का इस्तेमाल बच्चों के लिए कितना नुकसानदेह है, स्मोक का क्या इंपैक्ट हो रहा है, इस पे बात होगी। और एक तहकीक ये कहती है कि 2050 तक दुनिया की निस्फ आबादी जो है उसको नजर कमजोरी के चश्मे लगाने पड़ जाएंगे। और बिल्कुल ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, इस वजह से हमने आज सोचा कि आज हम इस पे बात करेंगे और हमारे साथ डॉक्टर अरसलान अहमद मौजूद हैं। आज से हम बात करते हैं। डॉक्टर थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, ये जो हम डिस्कशन करते हैं, आई साइट वीक हो गई, उसको दूर का चश्मा लग गया, करीब का लग गया, लेटर एज में, अब तो छोटे छोटे बच्चों में इतने मोटे चश्मे हमें देखने हैं। आप मेन रीज़न तो हमने गैजेट्स का इस्तेमाल बताया, इसके अलावा क्या चीज़ें हैं जो वक्त के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है? देखिए, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप देखें जो बच्चों की ग्रोथ है, जिस तरीके से हमारे यहाँ अवेयरनेस बढ़ रही है। पहले ये होता था कि हमारे यहाँ ज़्यादा देहाती अगर लाइफस्टाइल है, लोग देहात में रहते हैं, उनको इतनी अवेयरनेस भी नहीं होती थी। अब जैसे जैसे अर्बनाइजेशन जो है वो ज़्यादा हो रही है, लोग शहरों की तरफ मुंतकिल हो रहे हैं और बच्चों जैसे अच्छे एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में हम जाते हैं तो फौरी तौर के ऊपर ये चीज़ पता चल जाती है कि बच्चों को कुछ ना कुछ आंखों का मसला है। तो एक साइड के ऊपर अगर हम देखें अवेयरनेस जिस तरह टाइम के साथ साथ बढ़ रही है, और दूसरी साइड के ऊपर जो रिस्क फैक्टर्स हैं, जो ग्लासेस के लगने का सबब बनते हैं, वो भी बढ़ रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें अल्टीमेटली एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि हमें जल्दी से पता चल जाता है कि आंखों का कोई मसला है। और एक चीज़ जो है वो उसको हम नेगेटिव एस्पेक्ट ही कह सकते हैं कि बच्चों के अंदर जो गैजेट्स का इस्तेमाल है, और कोविड के अंदर ख़ास तौर पे ये चीज़ फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली आंखों को इम्पैक्ट किया। इम्पैक्ट बिल्कुल इस तरीके से किया है क्योंकि ज़्यादातर लोग घरों के अंदर कैद थे या वो लिमिटेड थे, और बच्चों की भी प्रॉब्लम विद मी। जब मैंने कोविड से रिकवर किया तो माय विजन हैज बीन ब्लर फॉर लाइक 3-4 डेज, तो उसने टाइम लिया वापस आते। उसमें यही है कि लोगों ने गैजेट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया, हर चीज़ ऑनलाइन शिफ्ट हो गई। फिर हम अपनी इवन शॉपिंग भी ऑनलाइन कर रहे हैं, हम अपनी एजुकेशन भी ऑनलाइन कर रहे हैं, तो वो एक जो एडिक्शन है वो बहुत ज़्यादा हो गई। और अभी आप देखें तकरीबन 2-3 साल हो चुके हैं, तो जिनको हम उर्फ़ा में कोविड बेबीज़ कहते हैं, जो इस दौरान में आए हैं, उनको शुरू से ही गैजेट्स की एक आदत पड़ गई है। और यहाँ मैं ये बात ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो रिकमेंडेशंस हैं गैजेट्स के यूज़ के हवाले से बच्चों के लिए, वो ये हैं कि पहले 2 साल के अंदर बिल्कुल कोई एक्सपोजर नहीं होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का बच्चों को। तो अभी जिन बच्चों की उम्र 2 साल है, 3 साल है, 4 साल है, ये इन बच्चों का जब एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हुआ है इन चीज़ों से, तो उसकी वजह से आंखों के मसाइल जो हैं वो यकदम तेज़ी से बढ़ रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने खुद मेंशन किया, ऑब्वियसली गैजेट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। अब आई साइट कुछ बच्चों की आपको लगता है कि इनहेरिटेड भी ये मामला होता है कि किसी की फैमिली में बहुत ज़्यादा आई साइट का मसला है तो बच्चों के अंदर भी हो, और अगर हो गई है, अब बच्चों का इस्तेमाल है, एक तो जो आपने रेगुलेशंस बताई हैं उसके मुताबिक तो अनफॉर्चुनेटली नहीं होता, हो गई है, तो क्या ये रिवर्स हो सकती है बच्चों के अंदर? जी बहुत लेस लाइकली है ये चीज़। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास जो भी पेरेंट्स आते हैं बच्चों को लेके आते हैं, उनके जो चंद बेसिक क्वेश्चंस होते हैं उनमें एक ये क्वेश्चन भी होता है जो कुछ इस चीज़ पे बेस करता है कि उनकी ऑब्वियसली इमोशनल अटैचमेंट है और वो चाहते हैं कि बच्चों को ऐनक ना लगे। लेकिन उसका दूसरा जो एस्पेक्ट है वो मिथ्स हैं, जिनमें अक्सर लोगों का यह ख्याल होता है कि ऐनक लगाने से ऐनक उतर भी जाती है। ऐसा नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। मोस्ट ऑफ द केसेस, कम से कम 90% केसेस में तो ऐसा नहीं है। जब नंबर एक खास रेंज से बढ़ जाता है तो उसके बाद उस नंबर के रिवर्सल के चांसेस नहीं होते हैं। स्पेसिफिकली यही है कि मेरा विजन डिस्टर्ब हुआ तो मुझे पता चला कि मेरी आंखों का मसला है, मुझे टीवी सही नजर नहीं आ रहा, मैं खबरें नहीं पढ़ पा रहा, या मैं रात को गाड़ी नहीं चला रहा। इसके अलावा हमें उस सिम्टम्स के और क्या सिम्टम्स हैं, जैसे सर का दर्द, उन्होंने कहा कोई और स्पेसिफिक सिम्टम्स भी हैं जो हमें ये बता रहे होते हैं आंखों का?
देखें, इसमें जो आंखों की विजन के हवाले से जब हम बात करते हैं तो कुछ अलामात ऐसी हैं जो जिनको हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में एस्थेनोपिक साइंस कहते हैं। एस्थेनोपिक साइंस का मतलब ये होता है कि आंखों में थकावट के आसार, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा, जी बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। डेली हम देखते हैं हमारे पास ख़ास तौर पे वो लोग बहुत ज़्यादा अब आने शुरू हो गए हैं आई चेकअप के लिए जिनको ऐसा आंखों की कोई बीमारी नहीं होती है, लेकिन सारी अलामात एस्थेनोपिक होती हैं, यानी कि आंखों में थकावट से रिलेटेड होती हैं। ठीक है। और उसी की वजह से जो आंखों की फोकस करने की कैपेसिटी है, आंखों के जो मसल्स हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं और वो फोकस नहीं कर पाते। डॉक्टर साहब, चूंकि हमने स्पेसिफिकली स्मोक की भी बात करनी है, आजकल ये फिनोमेनन बहुत ज़्यादा है और हम में से कोई बहुत ही कम लोग हैं जो डेली ग्लासेस या फिर सन ग्लासेस यूज़ करते हैं इसके लिए, लेकिन स्मोक है बहुत ज़्यादा। वी हैव हर्ड कि आंखों के लिए भी बड़ा नुकसानदेह है। कुछ लोग आंखों की चुभन, पानी आना, इसकी शिकायत भी करते हैं अगर वो बाइक वगैरह पे जाएं। इसके हवाले से थोड़ा सा हमें बताइए। जी, स्मॉग देखें, ये फिनोमेना पिछले 3-4 सालों में ही अगेन जो है वो ज़्यादा हुआ है और इसके बिल्कुल बॉडी के ऊपर ख़ास तौर पे जो लंग्स हैं और आइज़ हैं, ये दो ऐसे ऑर्गन्स हैं जो डायरेक्टली इफ़ेक्ट होते हैं स्मॉग से। आंखों की अगर हम बात करें तो आंखों में जो अलामात आती हैं उनमें रेडनेस या चुभन या पानी का आना या फोकस करने में, देखने में दिक्कत का होना, दर्द वगैरह, ये सारी अलामात हैं जो आजकल, और ख़ारिश आंखों में मुसलसल आंखों को रब करने की जो एक अर्ज है वो आपको फील हो सकती है। तो एलर्जिक जो साइंस हैं जो कि उन केमिकल्स की वजह से पैदा होते हैं जिनसे आंख एक्सपोज होती है, यानी कि स्मोक से इम्पैक्ट आ सकता है आंखों पे। आप जी जी, बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है। और डेली का अगर आप एयर क्वालिटी इंडेक्स देखें, इवन आज का भी देख लें तो वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। और ये तो अब हर एक को पता है कि लाहौर इज़ ऑन द टॉप ऑफ द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी। अच्छा डॉक्टर साहब, इन द एंड ओवरऑल एहतियाती तदाबीर अगर हम बात करें अपनी आंखों की सेहत के लिए, हेल्थ के लिए, क्या हम प्रिकॉशनरी मेजर्स ले सकते हैं? अब स्मोक का फिनोमेना भी है, हमारे गैजेट्स का इस्तेमाल भी है, लेकिन हम क्या चीजें मिनिमाइज कर सकते हैं कि इसका जो इम्पैक्ट है वो लेसर हो? फेसबुक अकाउंट डिलीट कर दें। देखिए, इसमें सबसे पहली चीज़ तो है एक्सपोजर। एक्सपोजर को लिमिट करें, चाहे वो एक्सपोजर आपकी स्क्रीन का है या स्मोक का है, ठीक है। तो बेसिक चीज़ जो है वो तो है प्रिवेंशन। स्मोक के हवाले से अगर हम देखें तो बाहर जितना भी अगर आप गाड़ी में जा रहे हैं, गैर ज़रूरी तौर पे शीशे वगैरह मत खोलें, बाइक के ऊपर हैं तो गॉगल्स का इस्तेमाल ज़रूरी है, आंखों को मुसलसल वॉश करें। इसके अलावा एक चीज़ जो हम सर्दियों में आजकल इस तरह का मौसम में मिस कर देते हैं वो हाइड्रेशन लेवल्स हैं। अगर आप अपना हाइड्रेशन लेवल अच्छा नहीं रखेंगे तो आंख में जो नेचुरल टीयरिंग है, जो पानी है वो प्रॉपर नहीं बनता। और ये एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ लोग लोकानों से या हम और हमें कहते हैं पठान से चश्मा खरीद लेते हैं, उसको भी इस्तेमाल करते हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते लोग ब्रांडेड चश्मे। तो ठीक है, ये हिफाजत करते हैं आंखों की, या आपको लगता है कि नहीं ये ज्यादा डैमेजिंग होते हैं? नहीं, देखें, अगर आप 0 नंबर का या जो जिसको हम प्लेन ग्लासेस बोलते हैं, अगर वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका कोई ऐसा नुकसान नहीं है। वो बिल्कुल आप ले सकते हैं, सस्ती भी ले सकते हैं। असल चीज़ ये है कि पोल्यूटेंट से आपकी आंख प्रोटेक्टेड रहनी चाहिए और आप उसको हर वक्त लगा के रखें। ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ लाए। बड़े अहम नुकात हैं, इंशाल्लाह किसी और नशिस्त में और भी हम डिटेल से बात करेंगे। डॉक्टर अरसलान अहमद, आई स्पेशलिस्ट, बता रहे थे तो स्मोक आपकी आंखों के लिए ठीक नहीं, आंखों की हिफाजत करें। और डॉक्टर साहब ने एक बड़ी अहम बात जाते जाते हाइड्रेशन के हवाले से की कि आप हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी है आपकी सेहत के लिए, बॉडी के लिए और ख़ास तौर पर आंखों के लिए भी। इस बारे में बात करते रहेंगे जी। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अब बात करते हैं सेगमेंट साइंस एंड टेक की, जहां पे वकार अहमद साहब बात कर रहे हैं आज के हवाले से पाकिस्तान के नेशनल पार्क्स और जंगली हयात को तहफ़्फ़ुज़ देने में ये कितने कामयाब हैं, ये तजर्बा कैसा है नेशनल पार्क्स बनाने का, इस पे बात हो रही है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं साइंस एंड टेक। और साइंस एंड टेक में आज एक बहुत ही अहम मौजू है जो कि वाइल्ड लाइफ से मुतल्लिक है। पाकिस्तान के पास कई सक्सेस स्टोरीज़ भी हैं, जिस तरह हमने मारखोर को बचाया है, एंडेंजर्ड स्पीशीज़ था। इसी तरीके से स्नो लेपर्ड के हवाले से कुछ काम, और फिर हिमालयन जो ब्राउन बियर है, ब्राउन बियर के हवाले से तो बहुत ही कमाल काम हुआ है देवसाई पे। इस तरह के कुछ सक्सेस स्टोरीज यकीनन मौजूद हैं, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पे गफलत भी है। और पाकिस्तान में नेशनल पार्क्स हैं, नेशनल पार्क्स में जो वाइल्ड लाइफ है उसको एक तहफ़्फ़ुज़ तो हासिल हो जाता है, लेकिन क्या वो नेशनल पार्क बाकायदा उसकी तमाम जो SOPs हैं उस पर अमल हो रहा है या नहीं हो रहा। मेरे साथ डॉक्टर सदीक उल्लाह बेग साहब हैं, जिनकी एक बहुत ही अच्छी साइंटिफिक स्टडी है और उसी के रेफरेंस उनसे बात करनी है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि जो नेशनल पार्क्स हैं पाकिस्तान के अंदर, ये जो इंटरनेशनली एक क्राइटेरिया होता है कि नेशनल पार्क में ये चीज़ें दाखिल नहीं हो सकती और इन चीज़ों का एहतराम करना है,
तो क्या हम उस पैमाने पे पूरा उतरते हैं नेशनल पार्क्स के वाले से? देखिए सर, ये IUCN के कैटेगरी 4 में ये नेशनल पार्क आता है, जिसकी जो रिक्वायरमेंट है उसमें आप टूरिस्ट जा सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप इंडस्ट्री नहीं लगा सकते। गाड़ी जा सकती है? गाड़ी जो फ्यूल, अगर गाड़ी का धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां यहाँ पे बिल्कुल नहीं जा सकती। ठीक है, पैदल आप जा सकते हैं, घोड़ों पे जा सकते हैं, टूरिज्म हो भी सकती है। आप टूरिस्ट को आप बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि नेशनल पार्क में टूरिस्ट को अलाउ नहीं है, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। टूरिस्ट जा सकते हैं, वो बिल्कुल जा सकता है, इसलिए कि ये स्ट्रिक्टली साइंटिफिक नेशनल पार्क नहीं है, जिसमें किसी साइंस के हवाले से किसी प्लांट को प्रिजर्व करने के लिए या कोई एक्सपेरिमेंट करने के लिए आपने कोई उसको कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट देना हो, ऐसा नहीं है। नहीं, वो यकीनन ऐसा ही है। नेशनल पार्क्स पाकिस्तान के अगर देखा जाए तो जो वाइल्ड लाइफ है हमारी, उसके तहफ्फुज में इन नेशनल पार्क्स ने कितना किरदार अदा किया? देखिए सर, गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल में तकरीबन 7 नेशनल पार्क्स हैं, जिसमें से 4 नेशनल पार्क कराकोरम में हैं, 2 हिंदू कुश जिसमें चित्राल डिस्ट्रिक्ट आता है, हिंदू कुश में 2 नेशनल पार्क हैं, चित्राल गोल नेशनल पार्क और ब्रोगोल नेशनल पार्क। और कराकोरम में जो पार्क आते हैं, सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है वो सर कराकोरम नेशनल पार्क है, जो कि 10,000 स्क्वायर किलोमीटर पे जो है ना वो उसका रकबा है। हिमालय में जो कि अस्तोर का इलाका हिमालय में आता है, ये हमारे पास देवसाई का जो नेशनल पार्क है, जो सबसे छोटा नेशनल पार्क है, वो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। ये 7 नेशनल पार्क्स में नो डाउट आपके जो वाइल्ड लाइफ के एनिमल्स की जो ग्रोथ है उसके बढ़ाने में बहुत बड़ा किरदार उन्होंने अदा किया है। लेकिन इसके साथ खासतौर पर कम्युनिटी कंट्रोल ट्रॉफी हंटिंग एरियाज जो हैं, ज़ाहिर बात है पहले एक जमाना था जब हमारे बाप दादे हंटर्स बन के पहाड़ों पे जाते थे, जब भी उनका दिल करता था 1-2 आइबेक्स को मार के वो आ जाते थे, तो उनकी तादाद काफी हद तक कम हो गई थी। लेकिन ये 1995 में जब खुंजराब नेशनल पार्क को एक बनाने के बाद एक कम्युनिटी कंट्रोल्ड कम्युनिटी उसका एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है, जिसमें आप लाइसेंसेस लोगों को दे देते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये कहते हैं कि ये आइबेक्स यहाँ इनकी तादाद कम हो गई है, इस साल हम सिर्फ 4 आइबेक्सिस को मारने के लिए सिर्फ 4 लाइसेंसेस देंगे, एक फॉरेनर को देंगे, एक पाकिस्तानी को देंगे और एक लोकल को देंगे, और इसी तरह एक एक्स्ट्रा कोई किसी और के हवाले से 4 आप लाइसेंसेस जारी करते हैं, जिससे इनकम जो आती है वो 80% कम्युनिटी को चली जाती है, 20% जो है ना वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट उठा लेता है। आप ये बताइए कि जितने भी नेशनल पार्क्स हैं इसमें जिस तरह हम देवसाई आता है तो हमारे जहन में बियर आता है, रीछ आता है, और वो उसकी तादाद जो है अब अच्छी है, मेरा मतलब है कि अब 70 से ऊपर है, तो बहुत मुनासिब है। एक वक्त में तो बहुत कम रह गए थे। इसी तरह जो मारखोर है या आइबेक्स है, उसके वाले से भी मेरा ख्याल है कि एक पॉजिटिव ही है बात के, उनकी भी तादाद बढ़ी है। और कौन सी वाइल्ड लाइफ है जो आप समझते हैं उनको ये तहफ़्फ़ुज़ हासिल हुआ है कम्युनिटी के इस मॉडल की वजह से और ऑफ कोर्स ये नेशनल पार्क के एज एन आइडिया की वजह से? देखिए, ये नेशनल पार्क्स जो डिफरेंट नेशनल पार्क्स है, हर एक नेशनल पार्क की एक स्पेशलिटी है। फॉर एग्जांपल खुजराब नेशनल पार्क्स में आपका आइबेक्स और ब्लू शीप हैं, ठीक है। अगर इनको नुकसान न पहुंचे, ये नेशनल पार्क बनाया गया है। अगर आप चित्राल ब्रोगल की बात करें या चित्राल गोल की बात करें, तो वहां पे आपका कश्मीर मारखोर है। गोल नेशनल पार्क में स्नो लेपर्ड भी है। बिल्कुल, हर एक नेशनल पार्क में स्नो लेपर्ड है। जहां जहां आइबेक्स होंगे, जहां जहां आपके मारखोर होंगे, जहां जहां ब्लू शीप होंगे, जहां जहां वाइल्ड एनिमल्स होंगे, ये आपका स्नो लेपर्ड वहां वहां होगा। इसलिए कि ये फूड चेन में आप अगर छोटा एनिमल है तो बड़ा एनिमल हमेशा उसके लिए खुराक अवेलेबल है, तो वहां वो ट्रेवल करता है। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान की स्पेशलिटी ये है कि 3 माउंटेन रेंजेस, जिसमें हिमालय, काराकोरम और हिंदू कुश, इन तीनों की डिफरेंट एक स्पेशलिटी है। इसलिए डिफरेंट जो वाइल्ड लाइफ के एनिमल्स के जो टाइप्स हैं इस एरिया में पाए जाते हैं, जो मेरा नहीं ख्याल कि पूरी दुनिया में कोई ऐसी जगह हो। लेकिन स्नो लेपर्ड खासतौर पर कुरम्बर नेशनल पार्क जो कि गजर डिस्ट्रिक्ट में है, वहां पे इसकी हंटिंग बहुत ज्यादा हुई है कंपैरेटिवली दूसरे जितने भी एरियाज हैं। वो इसलिए कि कुरम्बर नेशनल पार्क एक रिमोट एरिया है, जहां पे वाइल्ड लाइफ का स्टाफ शायद ना जाता हो, जहां जाना मुश्किल हो, जहां की हो सकता है मॉनिटरिंग बड़ा मुश्किल काम हो। वहां के लोगों ने बहुत ज्यादा हर साल 1
2 और सम टाइम ये 4 स्नो लेपर्ड्स को ये लोग मार लेते हैं। और एक दूसरे के साथ इनका वादा है कि हम कभी भी किसी को भी नहीं बताएंगे कि हमने किसी स्नो लेपर्ड का शिकार किया है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। नाजरीन, बात ये कि जो कम्युनिटी का और नेशनल पार्क्स एज एन आइडिया बहुत ही कमाल आइडिया है, लेकिन ये भी उस वक्त तक वर्कआउट नहीं कर सकता जब तक कि कम्युनिटी उसमें उसके में बाकायदा शामिल ना हो। और ये जो 80% कम्युनिटी पे खर्च होता है और ये जितने भी लाइसेंस दिए जाते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत मॉडल है। हुंजा में मैंने देखा है, गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ रीजन्स में देखा है कि एक तो ये है कि वो उनको अपनी कम्युनिटी के बेटरमेंट के लिए वो जो 80% मिलता है, एक तो उसकी अपनी एक सिग्निफिकेंस है, अहमियत है, बट उससे भी ज़्यादा उनके जो सिलेबस के अंदर जानवरों के हवाले से जो हसासियत के सबक हैं और ओवरऑल जो कम्युनिटी के अंदर जो जानवरों के हवाले से एक ख़ास हसासियत पाई जाती है, उनसे मोहब्बत और उनसे प्यार वो बचपन से करते हैं, वो इसका एक बहुत ही अहम किरदार है। और जो कि हमारे यहाँ ओवरऑल जो कौमी निसाब है, सारे निसाबों का ये बहुत ही नागुज़ीर हिस्सा होना चाहिए कि वाइल्ड लाइफ जो है वो क्या है, उसका कैसे एहतराम करना है, उनसे कैसे मोहब्बत करनी है। जानवर जो हैं वो हमारी इस ग़िज़ाई ज़ंजीर का और ओवरऑल जो इकोसिस्टम है उसमें कितना अहम किरदार अदा करते हैं। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये हमें सिलेबस की और निसाब की सतह पे लेके जानी होंगी, तो हमारे आने वाली नस्ल जो है, आगे आने वाली नस्लें हैं, वो जानवरों के हवाले से और वाइल्ड लाइफ के हवाले से हसास होंगी, तो हम अपना ये पूरा जो आबो हवा है, माहौल है, इसको बचा सकेंगे। देखते रहिए साइंस इंटेक। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको खुश आमदीद कहते हैं। भाई पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से बाहर बेहतरीन खिदमात हम आपको बताते रहते हैं, और ऐसा नहीं हो सकता कोई पाकिस्तानी पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा करे और हमारे शो का हिस्सा ना हो। हम बात इस वक्त करने जा रहे हैं बॉक्सिंग की। तो यहाँ पे थाईलैंड से पाकिस्तान के लिए एक अच्छी, बड़ी और खुशखबरी भी कह सकते हैं, यस, आई है पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद शुएब खान के हवाले से, जिन्होंने प्रोफेशनल ABF एशियन टाइटल फाइट अपने नाम कर ली है। जी हाँ, जीत ली है। थाईलैंड में पाकिस्तानी बॉक्सर मोहम्मद शुएब, जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, उन्होंने अपने इंडोनेशियन हरीफ बॉक्सर को शिकस्त दी, और इस तरह कौमी बॉक्सर मोहम्मद शुएब खान ने ये जीतने के बाद पाकिस्तानी कौम के नाम की। और हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त शुएब खान, इस हवाले से बात करने के लिए। शुएब, आपको खुश आमदीद कहेंगे, आपको मुबारकबाद देंगे, बहुत बहुत मुबारक हो ये चैंपियनशिप जीतने पे। कैसा लग रहा है? थैंक यू सो मच। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक करम है मैडम, आप लोगों की दुआओं से अल्लाह पाक ने इज्जत दिया। और जैसे कि आपको पता है, मतलब ये जो मेरा टाइटल था, ये एशियन टाइटल था पूरे एशिया में, मतलब ये एक टाइटल होता है लाइट वेट में। अच्छा। तो मेरा जो अपोनेंट था वो इंडोनेशियन बॉक्सर था, उन्होंने काफ़ी मेहनत किया था इसके लिए, काफ़ी मतलब इसके लिए मतलब अपने आप को ट्रेन किया था, काफ़ी अच्छे कोचेस से इसने ट्रेनिंग लिया था। तो मैंने भी यहाँ पे अच्छा ट्रेनिंग किया था, और आप लोगों की दुआओं की बरकत से अल्लाह पाक ने मुझे इज्जत दिया और पाकिस्तान को इज्जत दिया। नहीं, आपकी मेहनत है, और मेहनत हमें नज़र भी आ रही है ज़बरदस्त तरीके से। हमारा ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, लेकिन हम हर किसी से शुएब पूछते हैं कि आप यहाँ तक पहुँचे कैसे? ये सफ़र बड़ा मुश्किल होगा अपने आबाई इलाके से लेकर यहाँ तक, तो थोड़ा सा हमें बताइए कैसे मुमकिन हुआ, ये कैसे किया आपने? बिल्कुल, जैसा कि आपको पता है, मतलब जो भी स्पोर्ट्समैन हो, मतलब या भाई के लिहाज से या मतलब घर की तरफ से कोई भी बंदा अगर मशहूर होता है या मतलब एक लेवल तक पहुंच जाता है कामयाबी तक, तो सबसे पहले जो मतलब उसके साथ फैमिली का सपोर्ट होता है घर की तरफ से। फिर बॉक्सिंग जो एक बहुत डेंजरस गेम है, तो बॉक्सिंग में जो मतलब घर वाले इनकार करते हैं कि आप ये गेम ना खेलो, कि क्रिकेट गेम खेलो या फुटबॉल गेम खेलो। बॉक्सिंग में जो मतलब आपको पता है, हर फाइट के बाद मतलब लाजमी जाहिर सी बात है, मतलब या नाक टूट जाते या दांत टूट जाते या आंख पड़ जाते थे। तो उस वजह से वालिदैन जो मतलब वालिदैन कहते हैं, उन्होंने इनकार करता था कि शुएब आप बॉक्सिंग गेम ना खेलो। तो मैंने कहा नहीं, इंशाल्लाह मैं इसी गेम में पाकिस्तान का नाम रोशन करूंगा पूरे वर्ल्ड में इंशाल्लाह। तो आज वही हुआ जो मैंने कहा था वालिदैन को, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे एशिया में फर्स्ट नंबर पे इस वक्त लाइट वेट में। शुएब, अपनी जरा बॉक्सिंग जो ट्रेनिंग है, इसके पैटर्न्स हैं, इसके हवाले से बताएं, कहाँ पे ट्रेनिंग करते हैं, कितनी ट्रेनिंग करते हैं और किस तरह से करते हैं? जी मैडम, ट्रेनिंग तो मैंने कोयटा से शुरू किया। कोयटा में अयूब स्टेडियम जो पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड है, वहाँ पे मेरा जो कोच है, कोच सलाउद्दीन बड़ेज, उससे मैं ट्रेनिंग करता रहा। आज तक मैं उससे मतलब कॉल पे मतलब मैं बात करता हूँ कि मैं कल टाइम क्या ट्रेनिंग करूँ, कल इवनिंग टाइम क्या ट्रेनिंग करूँ। उसके अलावा और पाकिस्तान में इसी तरह के कई कोचेज हैं जिन्होंने मुझे ट्रेनिंग दिया। उस्ताद अली बख्श हैं, महबूब अहमद नूरजई हैं, और इसी तरह के अच्छे अच्छे कोचेज हैं, हयात उस्ताद हैं जो वापडा के हैं। इनसे अलावा मतलब कुछ और अच्छे अच्छे कोचेज हैं जिन्होंने मुझे बहुत सारे मतलब टेक्निक बताए थे और मुझे ट्रेन किया था।
तो मेरे साथ जो मेरा मैनेजर अवल खान है, उन्होंने भी मेरे साथ काफ़ी मेहनत किया, मेरे साथ भागदौड़ कर रहे हैं, कहाँ तक मतलब मुझे जब भी मेरी ज़रूरत पड़ती है तो ये मुझे वहाँ तक मतलब पहुँच जाता है मतलब। आपके सारे कोचेस को, आपके असातिज़ा को, टीचर्स को, आपके वालिदैन को, जिन्होंने यहाँ तक आपको लाया और एक चैंपियन हमें दिया, उन सबको हमारा सलाम है। उनकी सबकी कोशिशों को हम खिराज तहसीन पेश करते हैं। आप शोएब ये भी बताएं कि आपने ये जो टाइटल जीता है ये तो बहुत एजाज़ की बात है ही, लेकिन क्या शुरू से ही, क्योंकि कुछ जो स्पोर्ट्समैन होते हैं इनकी ज़िंदगी मुख्तलिफ होती है, आई मीन किसी और स्पोर्ट्स से स्टार्ट किया, उनको समझ आया कि नहीं मैं ये नहीं खेल सकता, मुझे इधर चले जाना चाहिए, क्या ऐसा हुआ हादसाती तौर पर आप एक बॉक्सर बन गए, या पहले दिन से आपने सोचा था कि मैं बॉक्सर ही बनूंगा? और अगर पहले दिन से सोचा था तो इंस्पिरेशन कौन थी आपकी, किसको देख के दिल करता था कि मैं बॉक्सिंग करूं? बिल्कुल सर, लाइक यही, मैं पहले फुटबॉल खेल रहा था, फुटबॉल के बाद मतलब इसी तरह दोस्तों के साथ कभी क्रिकेट के लिए जाता था दिन को मतलब। तो मेरे 2-3 दोस्त इसी तरह वो बॉक्सिंग खेल रहे थे। जो एक नकीबुल्ला है पाकिस्तान वापडा से, उसके ताल्लुक है माशाल्लाह, वो तकरीबन 2014-2015 से नेशनल चैंपियन आ रहे हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल में भी उसने काफ़ी मेडल्स लिए हैं। तो मैंने उसको देखकर मुझे बॉक्सिंग का शौक बढ़ा, क्योंकि हम लोग जब एयरपोर्ट जाते थे या उसके इस्तकबाल के लिए जाते थे तो पाकिस्तान के ट्रैकसूट में आता था, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मैंने कहा कि इंशाल्लाह एक दिन मैं भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करूंगा इसी तरह इंटरनेशनल लेवल पे। तो मुझे सर इस मकाम तक जो पहुंचाया है इसके लिए भी तो मतलब काफ़ी सपोर्ट चाहिए होती है। मैं DG स्पोर्ट बोर्ड इब्रार साहब का और फेडरल मिनिस्टर जो एहसान रहमान मजारी हैं और पाकिस्तान गवर्नमेंट के मैं बेहद मशकूर हूँ कि इन्होंने मुझे सपोर्ट किया और स्पॉन्सर किया। अच्छा, इसके अलावा कुछ प्राइवेट कंपनियों ने भी मुझे सर सपोर्ट किया था और स्पॉन्सर किया था। जिसमें प्राइवेट कंपनियों में MPCHS ने मुझे सपोर्ट किया सर, और फायर डील मार्केटिंग ने भी मुझे सपोर्ट किया सर। इनका भी मैं तहे दिल से मशकूर हूँ। यूजुअली मैं तो सर ये कहता हूँ, और ये स्पॉन्सर एंडोर्समेंट होती है हम अलाउ नहीं करते, लेकिन इन लोगों को मैं खास तौर पे जिनका आप नाम ले रहे हैं, जिन्होंने आपको स्पॉन्सर किया, मैं खास तौर पे उनका शुक्रिया इसलिए अदा करना चाहता हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ा एहसान होता है, एहसान है उन कंपनीज का कि वो हमारे इन एथलीट्स को, हमारे हीरोज को सपोर्ट करें और इन खेलों को आगे लेकर आएं। और फिर आपका एहसान तो कौम पर है ही, जो आप इतनी बड़ी सर्विस दे रहे हैं, तो यकीनी तौर पे ये लोग मुबारकबाद के सारे स्पॉन्सर्स आपके। बिल्कुल, और ये स्पॉन्सर नॉर्मली शोएब हमारे पास जो लोग आते हैं वो ये कंप्लेन करते हैं कि अनफॉर्चुनेटली या तो उनके पास स्पॉन्सर नहीं होते और स्टेट की तरफ से तो उनको कोई हेल्प होती ही नहीं है। सो आपने जिस तरह से भी बताया, आपको हेल्प है स्पॉन्सर्स की और आप आगे जाके फाइट में इन स्पॉन्सर की हेल्प से आगे बहुत ज्यादा फाइट्स या चैंपियनशिप्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, राइट? इंशाल्लाह मैडम, मुझे मेरे स्पॉन्सर ने यही तवक्कुआ दिया इंशाल्लाह कि शोएब आप जब जीत गए तो आप पाकिस्तान को इज्जत दे रहे हो। तो मैंने कहा सर मैं आप लोगों का बेहद मशकूर हूँ जो आप लोगों ने मुझे इज्जत दी और पाकिस्तान को इज्जत दिया, और इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करता हूँ। मेरे जो स्पॉन्सर हैं MPCHS के जो प्रेसिडेंट हैं मोहम्मद असलम राव साहब और जनरल सेक्रेटरी चौधरी नदीम सरवर साहब, और फायर डील मार्केटिंग के जो चेयरमैन हैं चौधरी अब्दुल रऊफ साहब, और CEO साकिब अंजुम साहब का मैं बेहद मशकूर हूँ कि इन्होंने मुझे यहाँ तक सपोर्ट किया। और इनके अलावा पाकिस्तान गवर्नमेंट ने काफ़ी मतलब सपोर्ट किया, जिसका IPC के जो फेडरल मिनिस्टर एहसान रहमान मजारी साहब हैं, ठीक है, और DG सबको आना चाहिए, कॉर्पोरेट सेक्टर को आप जैसे हीरोज को जरूर सपोर्ट करना चाहिए। इन दी एंड आगे आपके गोल्स क्या हैं, व्हाट आर यू लुकिंग फॉरवर्ड? अब आगे किस फाइट की तैयारी है, किसको टक्कर देने जा रहे हैं आप? अभी इंशाल्लाह मैंने इस फाइट से पहले जो है इंडियन बॉक्सर को चैलेंज किया था, तो इंडियन बॉक्सर ने कहा कि मैं इंडोनेशिया बॉक्सर से फाइट खेल के फिर इंशाल्लाह आपसे फाइट खेलूंगा। तो मैंने कहा फिर आप मुझे डिमांड ज्यादा बताओगे, मतलब ये ना होने वाली बात है, फिर मैं इंडोनेशियन बॉक्सर के साथ खेलूंगा और इंशाल्लाह मैं जीत जाऊंगा, फिर इस टाइटल को मैं आपके साथ डिपेंड करूंगा। तो अभी इंशाल्लाह मेरा जो कमिंग फाइट होगा वो इंडियन बॉक्सर के साथ होगा। तो मेरा जो अपोनेंट है और मेरा जो इंशाल्लाह डेट होगा फाइट की, वो इंशाल्लाह जल्द से जल्द इंडियन बॉक्सर को तो आपने खा पी जाना, तगड़े आदमी है, आपने नहीं छोड़ना उसको। हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ है शोएब, अल्लाह करे बहुत अच्छे से आप लड़ें और पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान का झंडा ऐसे ही आप लेके चलें। ये सामने आपके वो बेल्ट पड़ी है जो आपने जीती है, गोल्डन बेल्ट? जी हाँ, ये वही एशियन टाइटल की बेल्ट है। इससे पहले कि हम जाएं, जरा आप हमें टिपिकल अपना वो पंच स्टाइल बना के दिखाएं, कैसे पंच बनाते हैं आप ग्राउंड में जाने से पहले, रिंग में जाते हैं जब आप पंच बनाएं जरा। तो हम लोग वही मतलब स्टाइल सर हमारा होता है, जब हम लोग जाते हैं तो गार्ड ऊपर रखते हैं, क्योंकि अगर हम लोग गार्ड नीचे करेंगे तो खतरनाक होता है ना। बस ये हमें देखना होता है। यूर आवर चैंपियनशिप, थैंक यू वेरी मच। टाइम हमारा खत्म हो गया, बट बहुत शुक्रिया वंस अगेन फॉर कमिंग हियर, और हम उम्मीद करते हैं कि जल्द आपको दोबारा किसी टाइटल के बाद हम यहाँ पे देखेंगे और इसी तरह से आप एक जीतने वाले चैंपियन की तरह हमारे सामने बैठे होंगे। अच्छा जी, अब चूंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है और उसके पहले एलन मस्क साहब की बात कर लेते हैं, जो खबरों में रहने के खूब टेक्स्ट जानते हैं। कुछ अजीबो गरीब उन्होंने एक पिछले दिनों पोल किया था
और उन्होंने सामने रखी थी शर्त कि अगर इतने लोग कहेंगे तो मैं ट्विटर से हट जाऊंगा एज अ हेड। उसमें उनकी थोड़ी सी कच्ची हो गई है। ये दुनिया का अमीर तरीन शख्स है। Look at him. Look at him. और गुज़िश्ता रोज उन्होंने ट्विटर का सरबराह रहने या ओहदा छोड़ने से मुतालिक जो ट्विटर पर एक पोल किया था वो कहा था कि फैसला जो भी होगा वो कबूल करेंगे, जिसमें लोगों की बड़ी तादाद ने उन्हें कहा था कि आप छोड़ दें, मतलब ताड़ी मेहरबानी। लेकिन छोड़ने के बाद जब ये पोल का रिजल्ट आया तो उन्होंने कहा कि अगर मुझे कोई ऐसा फुलिश आदमी मिलेगा, अहमक सीईओ इसका की मतलब पोस्ट ये है कि मिलेगा। एलोन मस्क साहब हमेशा सीईओ रहने वाले हैं, क्योंकि इनसे अहमक और कौन होगा जो अपने सीवी बेचेगा इनको, जिस तरह की हरकतें ये करते हैं। मतलब आप ट्विटर के ऊपर आप दुनिया के अमीर तरीन इंसान हैं, आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? चलें, और एक और जाते जाते न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आ रही है और कुछ उनकी तस्वीर अपनी फ्लाइट से मजे करते करते आ रहे हैं। लगता है इंग्लैंड से हमारी हार देख के जरा लाइट ले लिया हमें। आई होप कि हम अच्छा एक टफ टाइम दे पाएंगे। ये कुछ पिक्चर्स हैं जो कि सोशल मीडिया पे आई हैं न्यूजीलैंड की जहाज़ के अंदर से, और ये मुख्तलिफ जो ट्रैवलिंग लाउंज है वहाँ से, जो हमने कहा चलें आपके साथ शेयर करते हैं। और इससे पहले कि प्रोग्राम ख़त्म करें, कल एक बहुत बड़ी शख्सियत मौसीकी के हवाले से बिल्किस खानम साहिबा, जो टेलीविज़न का एक बहुत बड़ा नाम, बहुत सारे यादगार गीत गाने वाली बिल्किस खानम कल इंतकाल कर गई और बहुत सारे यादगार गीत उन्होंने गाए, बेशुमार गीत हैं ऐसे जो उन्होंने गाए और इससे नाम उन्होंने बनाया। कल उनका इंतकाल हो गया, तो अल्लाह उन्हें गरीक़ रहमत, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। इसी नोट पर प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी कल। फीडबैक हमें लाजमी दीजिएगा। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।